ठंडी, भावनाहीन और हमेशा दूरी बनाए रखने वाली महिला सीईओ के अंधी हो जाने के बाद मैं हर दिन उसके सामने बिना शर्ट पहने घूमता रहता था। कई बार तो मैं कुछ भी नहीं पहनता था। वह महिला पूरे सुकून और खामोशी के साथ सोफे पर बैठी रहती, लेकिन उसके कानों की लौ हमेशा लाल हो जाती। कभी कभी तो उसे अचानक नाक से खून भी निकलने लगता। आखिरकार एक दिन उसने मुझे दीवार से सटा दिया और धीमी दबी हुई आवाज में बोली, हस्बैंड, अब मैं खुद को और नहीं रोक सकती। मैं एक उपन्यास की दुनिया में आ गया था और एक बेहद अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस के रूप में जन्म लिया था। लेकिन कहानी के अनुसार अंत में मुझे फिर भी मुख्य नायक की सफलता के लिए सिर्फ एक सीढ़ी बन जाना था। मेरा परिवार बर्बाद हो जाता और मैं एक दुखद अंत पाने वाला दीवाना प्रेमी साबित होता। इस दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य से बचने के लिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उपन्यास की सबसे खतरनाक विलेन लैंग शिंग्यू का साथ देने का फैसला किया। मेरे लगातार प्रेम प्रस्तावों और पीछे पड़े रहने से तंग आकर वह महिला सीईओ, जिसके मन में केवल बदला लेने की आग थी, आखिरकार सिर्फ मुझे शांत कराने के लिए मुझसे शादी करने पर राजी हो गई। साथ ही उसने मेरी तरह तरह की अजीबोगरीब इच्छाएं भी किसी तरह मान ली। मूल शरीर की सारी यादें मिलने के बाद मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल निरुत्तर रह गया। लेकिन सौभाग्य से इस दुनिया में आने के दौरान मुझे यूनिवर्सल लव ट्रांसमिशन सिस्टम प्राप्त हुआ था। इस सिस्टम की खासियत यह थी कि जितना अधिक मैं प्रेम फैलाऊंगा, उतने ही अधिक अंक मिलेंगे, जिनके बदले मैं तरह तरह की सुरक्षा से जुड़ी विशेष वस्तुएं हासिल कर सकता था। जब मुझे पूरी स्थिति समझ में आ गई, तब मेरे मन में एक स्पष्ट योजना बन गई। इस उपन्यास के सभी विलेनों में मेरी हैसियत तो केवल एक छोटे मोटे किरदार की थी। असली अंतिम बॉस तो वही अंधी महिला थी। कहानी के अंत में उसने महिला नायिका तक को मार डाला था। आखिर में केवल पुरुष नायक ही बचा था। उसने अपने साथियों के प्रति दोस्ती और वफादारी की बात कही और फिर उसी के साथ लड़ते लड़ते दोनों एक साथ मौत के घाट उतर गए। लैंग शिंग्यू और लैंग परिवार से जुड़ी सारी यादें मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। एक समय था जब लैंग परिवार की ताकत पूरे इलाके में मशहूर थी। जिस जू परिवार से मैं संबंध रखता था, वह भी जियांगहाई शहर के सबसे प्रभावशाली परिवारों में गिना जाता था। लेकिन 5 साल पहले हुए एक रहस्यमय नरसंहार ने लगभग पूरे लैंग परिवार का सफाया कर दिया। इतनी गहरी दुश्मनी और दर्द ने लैंग शिंग्यू को एक निर्दयी और ठंडे दिल वाली विलेन बना दिया, जिसका जीवन केवल बदले के लिए बचा था। यह सोचकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर मैं अभी से इस अंतिम बॉस के साथ खड़ा हो जाऊं, तो कम से कम कहानी के अंत तक जिंदा रहने की उम्मीद तो रहेगी। साथ ही मैं अपने प्योर लव सिस्टम के सभी मिशन भी पूरे कर सकूंगा। ये सोचकर मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, मुझे याद है कि दादाजी ने बचपन में मेरा रिश्ता लैंग परिवार की बेटी से तय किया था, है ना? अब मैं भी छोटा नहीं रहा। मैं सोच रहा हूं कि उस रिश्ते को एक मौका दूं और उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। मेरी बात सुनते ही सुमारांग हैरानी से लगभग चिल्ला उठी। बेटा, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें अब शेनान से शादी नहीं करनी? मेरी ये बात सुनकर माँ पूरी तरह चौंक गई। आखिर मूल शरीर का मालिक हमेशा यही कहता था कि वह सिर्फ शेनान से ही शादी करेगा। इसी बात को लेकर उसने अपने माता पिता से कई बार जबरदस्त झगड़े भी किए थे। मैंने बेहद दृढ़ आवाज में कहा, माँ, शेनान मुझे पसंद ही नहीं करती। फिर मैं क्यों उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? अब समय आ गया है कि मैं अपने जीवन और अपने करियर पर ध्यान दूं। अगर हो सके तो आप लैंग परिवार से इस बारे में बात कर लीजिए। मेरी बात सुनकर माँ ने उत्साह से फोन कसकर पकड़ लिया। उन्होंने खुशी खुशी अपनी छाती थपथपाई और तुरंत हामी भर दी। चिंता मत करो बेटा, जब तुम्हारे दादाजी ने खुद यह रिश्ता तय किया था, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम शादी की बात आगे बढ़ाएं। फोन कटते ही सुमारांग खुशी से दौड़ती हुई मेरे पिता के पास पहुंची। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, चामिन, बहुत अच्छी खबर है। हमारा बेटा आखिरकार शेनान को भूलने के लिए तैयार हो गया। याद है ना, पिताजी ने लैंग परिवार के साथ उसका बचपन में रिश्ता तय किया था। लेकिन यह सुनते ही जू चामिन पूरी तरह स्तब्ध रह गए। अरे, लैंग परिवार वाली लड़की, वो तो अंधी है। ये सुनकर सुमारांग भी घबरा गई। हे भगवान, हमारा बेटा अभी अभी एक सन की लड़की से पीछा छुड़ाकर निकला है और अब उसे एक अंधी लड़की पसंद आ गई। जू चामिन ने गहरी सांस ली और बोले, रहने दो, उस लड़के का स्वभाव मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उसे पता चल गया कि लड़की अंधी है, तो वह हरगिज शादी के लिए तैयार नहीं होगा। बाद में हम लैंग परिवार को कुछ मुआवजा दे देंगे। 3 दिन बाद लैंग परिवार की हवेली में अपनी बंद आंखों के साथ एक खूबसूरत महिला मेज के सामने शांत होकर बैठी थी। उसके पूरे व्यक्तित्व से गरिमा, शालीनता और एक अजीब सी ठंडी शांति झलक रही थी। भले ही वह इस रंगीन दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में किसी तरह की कमी नहीं आई थी। वह थी लैंग शिंग्यू, लैंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी। अपने दुश्मनों को धोखा देने और उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह अब किसी काम की नहीं रही, उसने खुद अपनी आंखों की रोशनी तक कुर्बान कर दी थी। धीरे धीरे उसने खुद से कहा, 5 साल, यकीन ही नहीं होता कि 5 साल बीत चुके हैं। उसी समय पीले रंग से रंगे बालों वाली एक लड़की तेजी से कमरे में घुस आई। लैंग शिंग्यू ने बिना सिर घुमाए ही पहचान लिया कि आने वाली कौन है।
वह पहले की तरह अपनी उंगलियों से किताब के पन्नों को महसूस करती रही और शांत स्वर में बोली, लिंगर, क्या बात है? ये लड़की थी लैंग लिंगर, लैंग परिवार की दूसरी बेटी और लैंग शिंग्यू की छोटी बहन। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बड़ी बहन को देखा, उसके चेहरे पर छाया गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वह चिंतित स्वर में बोली, दीदी, गु परिवार ने हद ही कर दी है। लैंग शिंग्यू ने हल्की सांस ली। गु परिवार? अब उनका हमारे जैसे छोटे परिवार से क्या लेना देना हो सकता है? ये कहते ही उसके मन में एक तीव्र हत्या की इच्छा उभर आई। हालांकि उस समय के नरसंहार में गु परिवार की संलिप्तता का कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, फिर भी लैंग शिंग्यू ने उन्हें अपने सबसे बड़े संदिग्धों की सूची में शामिल कर रखा था। लैंग लिंगर अपनी बहन के मन में उठे उस बदलाव को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाई। उसने बेबस होकर कहा, यही तो समस्या है, अब उनका हमसे संबंध बन गया है। बहुत पहले दादी ने गु परिवार के साथ बचपन का एक रिश्ता तय किया था और अब गु परिवार का युवा मालिक उसी रिश्ते की बात करने आ रहा है। जिस लड़की से उसकी शादी तय है वह आप हैं। दीदी, ये सुनते ही कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कुछ क्षण बाद लैंग शिंग्यू शांत स्वर में बोली, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। लैंग परिवार भी पहले वाला शक्तिशाली परिवार नहीं रहा। बगल में खड़ी लैंग लिंगर ने होंठ फुला लिए। दीदी, मैं नहीं चाहती कि आपकी शादी हो, आप ही तो मेरी इकलौती बड़ी बहन हैं। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर लैंग शिंग्यू हल्के से मुस्कुरा दी। रोना बंद करो, गु परिवार का वह युवा मालिक मुझसे शादी करने नहीं आ रहा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वह सिर्फ इस बचपन की सगाई को तोड़ने के लिए यहाँ आ रहा है। ये कहते ही लैंग शिंग्यू का मन पूरी तरह शांत हो गया। आखिर इतने वर्षों से परिवार पर आए उस भीषण हादसे के बाद जब उसने अपनी आंखों की रोशनी खुद खो दी थी, उसी दिन उसने प्रेम से भी हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया था। उसके लिए अब इस जीवन में केवल एक ही रास्ता बचा था, बदला। उधर लैंग लिंगर भी यह खबर सुनकर बिल्कुल खुश नहीं थी। तो वह यहाँ सिर्फ सगाई तोड़ने आया है? उस घटिया आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे परिवार को ठुकराने चला आया? ये सुनकर लैंग शिंग्यू ने बेबस होकर हल्की सी सांस छोड़ी। फिलहाल नीचे जाकर उनका इंतजार करो, अभी हमें नहीं पता कि सगाई तोड़ते समय वे कैसा तमाशा खड़ा करेंगे। उसी समय हवेली की नीचे वाली स्वागत कक्ष में लैंग परिवार के वर्तमान मुखिया लैंग शानन बेचैनी से साइड वाले सोफे पर बैठे थे। घबराहट में उन्होंने कई बार सूखे होंठों पर जीभ फेरी और मुश्किल से एक घूंट निगला। वह बार बार मेरी तरफ असहज नजरों से देख रहे थे और मैं पूरे आराम से मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठा था। मेरी निगाहें लगातार सामने बैठी लैंग शिंग्यू पर टिकी हुई थीं। तो यही है भविष्य की अंतिम बॉस। भले ही इस समय वह अंधी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी ऊंचे पर्वत पर अकेले खिलने वाले दुर्लभ फूल जैसी थी। उसका शांत और ठंडा व्यक्तित्व उसकी सुंदरता को और भी आकर्षक बना रहा था। लैंग शिंग्यू के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी लालिमा लिए पतले होंठ बेहद शालीन लग रहे थे। वह शांत स्वर में बोली, यंग मास्टर जू, मुझे पहले से पता है कि आज आप हमारे लैंग परिवार में किस उद्देश्य से आए हैं। असल में लैंग शिंग्यू पहले ही मेरी मंशा समझ चुकी थी। ज्यांगहाई शहर में जू परिवार सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक था और उनका सबसे बड़ा बेटा जू हाओयेन शेन परिवार की बेटी शेनान का दीवाना माना जाता था। आज वह बचपन की सगाई की वजह से यहाँ आया था, लेकिन उसके पिछले सारे व्यवहार देखकर साफ लगता था कि उसका मकसद केवल यह रिश्ता खत्म करना है। शायद वह ऐसा करके शेनान को खुश करना चाहता था। ये सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। माँ ने तो उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी सब इंतजाम कर दिया। खबर इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, लैंग शिंग्यू ने इसका जरा भी विरोध नहीं किया। मैंने जो दलीलें पहले से तैयार कर रखी थीं, वे सब बेकार हो गईं। मैंने मन ही मन सोचा, जब उसे पहले से ही मेरे आने का कारण पता है तो सीधे मुद्दे पर आना ही बेहतर होगा। मैंने अपने पीछे खड़े सफेद बालों वाले बुजुर्ग बटलर की ओर देखा और कहा, ओल्ड गांव, वो चीज ले आइए। उधर लैंग शिंग्यू अब भी पूरी तरह शांत थी। वह बहुत पहले ही तय कर चुकी थी कि उसका जीवन केवल बदले के लिए है। सगाई टूटे या बनी रहे, उसके फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सिर्फ लैंग लिंगर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि वह खुद भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन की शादी हो, लेकिन इस तरह सामने वाले द्वारा रिश्ता ठुकराया जाना उसे बेहद अपमानजनक लग रहा था। उसी समय ओल्ड गांव कुछ दस्तावेज लेकर आए। मैंने उनमें से एक फाइल उठाई और लैंग शानन की ओर बढ़ाते हुए कहा, मास्टर लैंग, कृपया इस दस्तावेज को देखिए। लैंग शानन ने मोटी सी फाइल हाथ में ली तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगी। सिर्फ सगाई तोड़ने का समझौता इतना मोटा कैसे हो सकता है? इसके बाद मैंने एक और दस्तावेज बेहद सावधानी से लैंग शिंग्यू के सामने रखा और नरम आवाज में कहा, शिंग्यू, मुझे पता है कि आप देख नहीं सकती, इसीलिए मैंने खास आपके लिए यह दस्तावेज ब्रेल लिपि में तैयार करवाया है। यह सुनते ही लैंग शिंग्यू कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसे पता था कि मैं अंधी हूं और उसने सिर्फ मेरे लिए ब्रेल में दस्तावेज तैयार करवाया। बिना कुछ कहे उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और दस्तावेज ढूंढने लगी, लेकिन वह कागज उसकी उंगलियों की पहुंच से थोड़ा दूर था। यह देखकर मैंने तुरंत उसका हाथ थामा और धीरे से दस्तावेज के ऊपर रख दिया। जैसे ही हमारी हथेलियां एक दूसरे को छुईं, मुझे साफ महसूस हुआ कि उसका हाथ
हल्का सा कांप उठा। उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंजी। प्योर लव टारगेट के साथ संपर्क स्थापित हुआ, अंक +1। ये पूरा दृश्य लैंग लिंगर ने भी देख लिया। वह तुरंत गुस्से से चिल्लाई, तुम बदतमीज! मेरी बहन का हाथ छोड़ो। उसकी आवाज सुनते ही लैंग शिंग्यू ने भी तुरंत अपना हाथ मेरी पकड़ से अलग कर लिया। मैंने झेंपते हुए दोनों हाथ हिलाए और जल्दी से कहा, सॉरी, सच में माफ कीजिए, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। मेरी बात सुनकर लैंग शिंग्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर कुछ ही देर बाद हमारा कोई संबंध रहने वाला नहीं था। उसने हल्की सांस ली और ब्रेल दस्तावेज को उंगलियों से पढ़ना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। उधर लैंग शानन भी अपने हाथ में पकड़े दस्तावेज को पढ़ रहे थे। जैसे जैसे उनकी नजर आगे बढ़ती गई, उनकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। उन्होंने अचानक सिर उठाकर लैंग शिंग्यू की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहते हों, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी हैरानी दबा ली, फिर अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगे। इसी बीच लैंग शिंग्यू भी पूरा दस्तावेज पढ़ चुकी थी। उसने हल्का सा मेरी ओर चेहरा घुमाया और बेहद शांत स्वर में पूछा, इसका मतलब क्या है? ये कोई सगाई तोड़ने का दस्तावेज नहीं था। ये तो जू ग्रुप के 5% शेयर उसके नाम ट्रांसफर करने का समझौता था। ये समझना मुश्किल नहीं था कि जू ग्रुप की कुल कीमत कम से कम 1 ट्रिलियन युआन आंकी जाती थी। ऐसे में 5% हिस्सेदारी की कीमत कितनी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी आसान था। वर्तमान हालात में लैंग परिवार के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये उनके लिए बेहद बड़ी सहायता थी। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी ओर स्नेह भरी नजरों से देखा और मुस्कुराकर कहा, शिंग्यू, क्या अब भी आपको समझ नहीं आया? ये तो सिर्फ इस विवाह प्रस्ताव के लिए मेरी छोटी सी सच्ची भेंट है। मेरे पास जू ग्रुप के कुल 10% शेयर हैं। उनमें से आधे यानी 5% मैं मिस शिंग्यू को दे रहा हूं। आखिर आगे चलकर हम एक ही परिवार बनने वाले हैं। मेरी बात सुनते ही लैंग शिंग्यू का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। पहली बार उसकी आवाज की शांति टूट गई। अविश्वास से भरी निगाहों के साथ उसने पूछा, विवाह प्रस्ताव? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम यहाँ सगाई तोड़ने नहीं आए थे? इस समय लैंग शिंग्यू पूरी तरह स्तब्ध रह गई थी। वह अंधी थी, फिर भी यह आदमी उससे शादी करना चाहता था और इतना अनमोल उपहार भी लेकर आया था। मैं भी धीरे से खड़ा हो गया। मैंने पूरी ईमानदारी से उसकी आंखों की दिशा में देखते हुए कहा, हाँ शिंग्यू, मुझसे शादी कर लो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लैंग शिंग्यू को अब भी सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। यह प्रस्ताव इतना सीधा और अचानक था कि वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहे। लेकिन बात सिर्फ जीवन भर साथ निभाने की नहीं थी। उसका दिल इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। जिस इंसान की पूरी दुनिया केवल बदले पर टिकी हो, वह प्रेम और विवाह जैसी बातों के बारे में सोच भी कैसे सकती थी? और फिर जू परिवार तो अभी तक उसकी भरोसेमंद लोगों की सूची में भी शामिल नहीं था। उधर लैंग शानन भी पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। उन्होंने अनायास पूछ लिया, यंग मास्टर, क्या आप वही नहीं हैं जो शेनान के पीछे पागलों की तरह घूमते थे? फिर अचानक मेरी भतीजी के पीछे क्यों पड़ गए? लैंग लिंगर के मन में भी बिल्कुल यही सवाल उठ रहा था। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई, गुस्से से मेरी ओर उंगली उठाई और ऊंची आवाज में बोली, तुम जैसे कमीने इंसान की हिम्मत कैसे हुई? लैंग लिंगर गुस्से से मेरी ओर उंगली उठाकर बोली, कुछ समय पहले तक तो तुम मिस शेन के पीछे पागलों की तरह घूम रहे थे और अब अचानक कह रहे हो कि तुम्हें मेरी बहन से प्यार हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? उसकी बात सुनते ही लैंग शिंग्यू को भी मुझे ठुकराने का एक कारण मिल गया। वह शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोली, यंग मास्टर जू, अगर आप सिर्फ शेन वॉन की जगह किसी और को ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। उन दोनों की प्रतिक्रिया देखकर मैंने गहरी सांस ली। मैंने अपना सिर उठाकर लैंग शिंग्यू की ओर देखा। भले ही वह मुझे देख नहीं सकती थी, फिर भी मैंने पूरे मन से ईमानदार भाव बनाते हुए कहा, आप किसी की जगह लेने वाली नहीं हैं। सच तो यह है कि जिस दिन मुझे पता चला था कि दादाजी ने बचपन में हमारी सगाई तय की थी, उसी दिन से मैं आपको पसंद करने लगा था मिस लैंग। लेकिन उस समय आप पूरे ज्यांघाई की सबसे प्रतिभाशाली और सबसे सम्मानित महिला मानी जाती थी और मैं तो सिर्फ एक ऐसा लड़का था जिसके पास पैसे और अच्छा चेहरा था। बस मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे आपके योग्य बना सके। मुझे हमेशा लगता था कि मैं आपके लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने तय किया कि पहले खुद को इतना काबिल बनाऊं कि आपके साथ खड़े होने का हकदार बन सकूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मुझे यह दर्दनाक खबर मिली कि आपने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। जब भी उस बात को याद करता हूँ, आज भी दिल टूट जाता है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। मुझे इस बात का गहरा अफसोस रहा कि जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं आपके साथ नहीं था। मैं उस सच्चाई का सामना ही नहीं कर पाया। मुझे लगा कि मैं आपका पति कहलाने के योग्य नहीं हूँ। इसीलिए मैंने अपने दिल की उस खाली जगह को दूसरे लोगों के सहारे भरने की कोशिश की। लेकिन हर रात जब मैं सोने जाता था, जिस चेहरे की सबसे ज्यादा याद आती थी, वह हमेशा आप ही थी, सिर्फ आप। इतना कहते हुए मैं धीरे धीरे लैंग शिंग्यू के पास चला गया। मैंने फिर से उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मेरी आवाज पहले से भी ज्यादा गंभीर और सच्ची थी। चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए,
चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगा। मैं पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगा। मेरी बात सुनकर लैंग शिंग्यू ने सहज रूप से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मजबूती से थाम रखा था। मेरी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि ऐसा लग रहा था मानो मैं दिल की हर बात बिना किसी झूठ के कह रहा हूं। उधर लैंग लिंगर यह सब सुनकर अनायास ही शर्मा गई। वह तुरंत होश में आई, होंठ सिकोड़ते हुए बोली, इतनी बनावटी बातें कौन मानेगा। दूसरी ओर लैंग शानन पूरी तरह स्तब्ध बैठे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा। मेरे चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं थी। मैं पूरी गंभीरता और सच्चाई से बोल रहा था। उनका दिल अनायास कांप उठा। क्या ये लड़का सचमुच गंभीर है? उन्होंने गहरी सांस ली और चुप बैठी लैंग शिंग्यू की ओर देखा। असल में पूरे लैंग परिवार का एक बहुत बड़ा रहस्य किसी को पता नहीं था। परिवार की असली ताकत और सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं बल्कि उनकी बड़ी भतीजी लैंग शिंग्यू ही थी। कुछ पल तक कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार लैंग शिंग्यू ने धीमे स्वर में जवाब दिया। उसकी आवाज पहले जैसी कठोर नहीं थी। स्पष्ट था कि वह मेरी बातों से प्रभावित हुई थी। लैंग लिंगर की आंखें हैरानी से फैल गईं। दीदी, क्या आप सच में इस रिश्ते के लिए मान गईं? उसका जवाब सुनते ही मैंने राहत की लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार अपनी दुखद किस्मत बदलने की दिशा में पहला कदम सफल हो ही गया। मैंने उत्साह से उसका मुलायम हाथ फिर से कसकर पकड़ लिया। मेरे चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा शिंग्यू। मैं कसम खाता हूँ मैं पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा। लेकिन लैंग शिंग्यू चुप रही। बेशक उसने सचमुच मेरी पत्नी बनने का फैसला नहीं किया था। उसके मन में तो बिल्कुल अलग योजना चल रही थी। वह सोच रही थी, अगर यह आदमी मेरे लिए इतना समर्पित है कि अपनी कंपनी के इतने बड़े हिस्से तक देने को तैयार है, तो क्यों ना गू ग्रुप की ताकत का इस्तेमाल करके कई साल पहले हुई उस घटना के असली मास्टरमाइंड का पता लगाया जाए। उसके मन में एक ठंडी मुस्कान उभरी। जू हाओयेन, शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे प्रति मेरा भी एक अलग मकसद है। ये सोचते ही उसके लाल होंठों पर हल्की विजयी मुस्कान तैर गई। उधर मेरी हालत बिल्कुल अलग थी। मेरे दिमाग में सिस्टम की सूचनाएं लगातार गूंज रही थीं। अंक लगातार बढ़ रहे हैं, अंक लगातार बढ़ रहे हैं। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं पूरे 24 घंटे शिंग्यू का हाथ पकड़े रहूं तो क्या मुझे हजारों या फिर दसियों हजार पॉइंट्स नहीं मिल जाएंगे? और एक दिन क्या मैं सिस्टम की पूरी दुकान ही खाली नहीं कर दूंगा? उधर लैंग शिंग्यू के मन में आगे की कई योजनाएं बनने लगी थीं। लेकिन उससे पहले वह हल्की सी मजबूर मुस्कान के साथ बोली, यंग मास्टर जू, क्या अब आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं? मुझे पढ़ना शुरू करना है। हालांकि उसने ऊपर से मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लेकिन यह सब सिर्फ अपने मकसद के लिए था। उसकी नजर में मैं सिर्फ एक अमीर, भावुक और आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाला प्रेमी था। इसी वजह से वह मेरे साथ जितना हो सके शारीरिक दूरी बनाए रखना चाहती थी। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, रिश्ता तय होते ही यह बेशर्म आदमी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि जिद करने लगा कि वह ऊपर जाकर उसका स्टडी रूम भी देखना चाहता है और यह जानना चाहता है कि वह रोज क्या करती है। अभी अभी उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया था। ऐसे में तुरंत मुझे बाहर निकाल देना भी ठीक नहीं लगता। आखिरकार मजबूरी में उसे मुझे अपने अध्ययन कक्ष में आने की अनुमति देनी पड़ी और पूरे समय मैं उसे छूने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। हर बार एक ही बहाना, आप देख नहीं सकती, मैं बस आपकी मदद कर रहा हूं। जब लैंग शिंग्यू ने दोबारा मुझे हाथ छोड़ने को कहा, तब जाकर मैंने अनमने मन से उसकी उंगलियां छोड़ी। मेरी पकड़ ढीली होते ही उसने भीतर ही भीतर राहत की सांस ली। आखिरकार उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। वह अपनी रोज वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसके चेहरे की हल्की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह गंभीरता ने ले ली। उसका दिमाग फिर से भविष्य की योजनाओं में डूब गया। मैंने देखा कि वह कुछ नहीं बोल रही। मैंने धीरे से पुकारा, शिंग्यू, लेकिन उसने मेरी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। वह मन ही मन सोच रही थी, सबसे पहले इस आदमी के प्यार और भरोसे का पूरा फायदा उठाऊंगी, फिर धीरे धीरे अपने तरीके से पूरे ग्रुप पर नियंत्रण हासिल करूंगी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने फिर आवाज लगाई, शिंग्यू, क्या तुम्हें पता है कि मैं हर दिन तुम्हें कितना याद करता हूं? अंदर ही अंदर लैंग शिंग्यू पूरी तरह निराश हो चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने भविष्य की योजनाओं में लगी रही, चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाती रही, ताकि सही समय आने पर कई साल पहले के असली गुनहगार को ढूंढ सके। जब फिर भी उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो मैंने तीसरी बार पुकारा, शिंग्यू, तुम मुझे नजरअंदाजुम क्यों कर रही हो? मैं सच में बहुत दुखी हो जाता हूँ। धत्त तेरे की, ये आदमी कितना परेशान करने वाला है। मेरी लगातार आवाजों ने आखिरकार लैंग शिंग्यू की सारी सोच तोड़ दी। उसने मेरी आवाज की दिशा में अपना चेहरा घुमाया। हालांकि वह मुझे देख नहीं सकती थी, फिर भी उसके मन में मेरे चेहरे की एक बेहद परेशान कर देने वाली छवि साफ उभर आई। उधर जैसे ही मैंने उसे अपनी ओर मुड़ते महसूस किया, मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैं मुस्कुराया और बोला, शिंग्यू, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? एक बात पूछूं? मैं मुस्कुराते हुए बोला, लैंग। शिंग्यू, बताओ,
तुम्हें इनमें से कौन सा निकनेम सबसे अच्छा लगता है? ये पूछने के बाद मैंने मासूमियत से पलकें झपकाईं। हालांकि मैं उसके करीब आने की कोशिश अपने पॉइंट्स और अपनी जिंदगी बचाने के लिए कर रहा था, लेकिन मुझे यह मानना ही पड़ा कि लैंग शिंग्यू का व्यक्तित्व और उसकी खूबसूरती मेरे दिल की सबसे कमजोर जगह पर सीधा असर कर रहे थे। अनजाने में ही मेरे मन में उसके साथ एक सच्चे और पवित्र प्रेम की चाह पैदा होने लगी थी। उधर मेरा सवाल सुनते ही लैंग शिंग्यू भीतर ही भीतर झुंझला उठी। ये कैसे अजीब अजीब निकनेम है, मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं है। वह ठंडे स्वर में बोली, मुझे इनमें से कोई भी नाम पसंद नहीं। बेहतर होगा कि अब आप यहाँ से चले जाएं। मैंने देखा कि वह अब भी चुप थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि वह जवाब क्यों नहीं दे रही। लेकिन अगले ही पल अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। ओह, समझ गया, शायद उसे इनमें से कोई भी निकनेम पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने तुरंत दूसरा तरीका अपनाया। मैं मुस्कुराकर बोला, तो फिर शिंग्यू, अगर मैं तुम्हें वाइफी या बेबी कहकर बुलाऊं तो कैसा रहेगा? ये सुनते ही लैंग शिंग्यू का दिल हल्का सा कांप उठा। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया ताकि मैं उसके चेहरे पर आए बदलाव को न देख सकूं। धत्त, ये आदमी कितना परेशान करने वाला है। इतनी शर्म दिलाने वाली बातें आखिर कोई इतनी सहजता से कैसे कह सकता है? उसके गाल अनायास ही लाल पड़ गए। उसने खुद को संभालते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे इनमें से भी कोई नाम पसंद नहीं, बस मुझे शिंग्यू कहकर बुलाइए। उसकी बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली। अभी उसकी प्रतिक्रिया देखकर तो मुझे लगा था कि वह सचमुच नाराज हो गई है, लेकिन चूंकि वह अभी भी स्टडी रूम में बैठी थी, इसलिए मेरे लिए आगे बढ़ने का मौका अभी भी था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, ठीक है शिंग्यू, अभी क्या कर रही हो? चलो थोड़ी देर बाहर घूमने चलते हैं। मेरी बात सुनकर लैंग शिंग्यू का दिल एक पल को ठिठक गया। जिस दिन उसने अपनी आंखों की रोशनी खुद खो दी थी, उस दिन के बाद से वे कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। उसके जीवन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य बचा था, बदला। उसके लिए बाहर घूमना सिर्फ समय की बर्बादी था, और उसके जीवन में समय से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मुझे पढ़ना है, कृपया शांत रहिए। इतना कहकर उसने मेरे सामने ही अपनी ब्रेल की किताब पढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर मुझे ज्यादा निराशा नहीं हुई। वह अभी अंधी है और भविष्य की सबसे बड़ी विलन भी। इस समय उससे यह उम्मीद करना कि वह मुझ पर दिल से भरोसा करने लगेगी या मुझे पसंद करने लगेगी, बिल्कुल अवास्तविक था। लेकिन मेरे पास समय की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे मैं उसके दिल में अपनी जगह जरूर बना लूंगा। मैं मुस्कुराकर बोला, ठीक है, तो मैं यहीं बैठकर तुम्हें देखता रहूंगा। शिंग्यू, तुम्हें शायद पता भी नहीं, सिर्फ तुम्हें देखते ही मेरा दिल। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक लैंग शिंग्यू ने तेजी से मेरी ओर चेहरा घुमा लिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मैं तुरंत समझ गया कि अब और बोलना ठीक नहीं होगा। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह तुरंत चुप्पी साध ली। फिर मैं शांति से उसके पास बैठ गया और बस उसे देखने लगा। उधर लैंग शिंग्यू के सिर में दर्द होने लगा। यह आदमी इतना ज्यादा परेशान क्यों करता है? समय धीरे धीरे बीतता गया। मैं उसके पास बैठा यूं ही किताबों के पन्ने पलटता रहा। बेशक मुझे उनमें लिखी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर वे सारी किताबें ब्रेल लिपि में थीं। मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा। वह अपनी उंगलियों से ब्रेल के उभरे हुए अक्षरों को महसूस करते हुए पढ़ रही थी। पिछले कई सालों से उसका जीवन इसी तरह बीता था। ज्ञान इकट्ठा करना, खुद को और मजबूत बनाना, अपनी ताकत बढ़ाना और धीरे धीरे कहानी की अंतिम विलेन बन जाना। सच कहूं तो ये वाकई काबिले तारीफ था। अब समझ आया कि मेरा प्योर लव सिस्टम उसे ही क्यों चुनकर लाया था। उधर लैंग शिंग्यू को एहसास हुआ कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन इतने समय से जू हाओयेन की आवाज एक बार भी सुनाई नहीं दी। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। क्या वह चला गया? ये सोचकर उसने धीरे से पुकारा, हाओयेन। मैं जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे मन में शरारत सूझी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने सांस रोक ली और बिल्कुल चुप रहा। धीरे से अपनी जगह से उठा और बिना कोई आवाज किए पीछे हट गया। मेरी ओर से कोई जवाब न मिलने पर लैंग शिंग्यू को यकीन हो गया कि मैं जा चुका हूं। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी खाली भावना उभर आई। वह बिना कुछ कहे ही चला गया। उसने धीरे से सिर हिलाया, शायद इसलिए कि कुछ देर पहले तक शोर से भरा यह कमरा अचानक फिर से बिल्कुल शांत हो गया था। अजीब बात यह थी कि अब उसे इस खामोशी की आदत नहीं रही थी। पहले उसकी दिनचर्या बहुत सरल थी, पढ़ना, सीखना और खुद को मजबूत बनाना। लेकिन आज एक बेशर्म आदमी ने आकर उसकी पूरी दिनचर्या उलट पुलट कर दी थी। और सबसे बड़ी बात, वाइफी, बेबी, ये अजीब अजीब निकनेम बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अरे नहीं नहीं, लैंग शिंग्यू, खुद को संभालो। उसने मन ही मन खुद को समझाया। उसे ऐसे मीठे और शर्म दिलाने वाले शब्द बिल्कुल पसंद नहीं थे। आखिर जू हाओयेन इतनी बेशर्मी से ये बातें बोल कैसे लेता है? ये सोचते हुए वह उठी और रोज की तरह बुक शेल्फ की ओर चल पड़ी। लेकिन आज उससे एक छोटी सी गलती हो गई, क्योंकि मेरी वजह से वहां एक कुर्सी रखी हुई थी। उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वह सीधे उसी तरफ बढ़ गई। अगले ही पल उसका पैर कुर्सी से टकरा गया। उसके मुंह से घबराहट भरी चीख निकल गई। उसका शरीर आगे की ओर गिरने लगा। कुछ दिखाई न देने की वजह से उसके दिल में घबराहट भर गई। ये देखते ही मैं पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा। शिंग्यू! धड़ाम! हम दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। लैंग शिंग्यू सीधे मेरी बाहों में आ गिरी।
मैं तो नाटकीय अंदाज में चिल्लाने ही वाला था। मेरे प्योर लव की रक्षा हो गई। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, गिरने से बचाने का बोनस प्लस 10 पॉइंट्स। ये सुनते ही मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उधर लैंग शिंग्यू, जिसने दर्द सहने के लिए खुद को पहले ही तैयार कर लिया था, एकदम ठिठक गई। मैं बच गई, उसे मेरी हंसी सुनाई दी। ये आवाज जू हाओयेन। एक पल में उसे सारी बात समझ आ गई। उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वह मेरी ओर मुंह करके बोली, तुम जानबूझकर चुप रहे ताकि मेरा गिरना देख सको। ये समझते ही उसके मन में गुस्सा भर गया। तो ये आदमी कोई भोला भाला प्रेमी नहीं है, इसे तो मेरा मजाक उड़ाने में मजा आ रहा था। अच्छा, तो तुम्हारी असली फितरत यही है। मैं घबराकर जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। नहीं नहीं शिंग्यू, तुम गलत समझ रही हो। तुमने ही तो कहा था कि मैं बात ना करूं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन लैंग शिंग्यू मेरी कमजोर सफाइयां सुनने के मूड में नहीं थी। वह छूटकर उठने की कोशिश करने लगी। मुझे छोड़ो बेवकूफ, छोड़ो मुझे। लेकिन मैंने उसे अब भी नहीं छोड़ा। मैं लगभग विनती करते हुए बोला, ऐसा मत करो, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। चुप रहो, तुम तो बस मुझे शर्मिंदा होते देखना चाहते थे। तुम्हें कैसा लग रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मेरे सीने पर हाथ रखकर खुद को उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी धड़ाम, दरवाजा अचानक जोर से खुला। लैंग लिंगर घबराई हुई अंदर दौड़ी आई। दीदी, अभी मुझे जोर की आवाज सुनाई दी। क्या उस बदतमीज आदमी ने फिर से, जू हाओयेन, कहीं उसने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही लैंग लिंगर की आवाज अचानक थम गई। उसके सामने जो दृश्य था उसने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। उसने अपनी बड़ी बहन को देखा, जो हमेशा शालीन, गंभीर और संयमित रहती थी। इस समय वह जू हाओयेन के ऊपर झुकी हुई थी और उसका एक हाथ उसके सीने पर टिका हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट और असहजता साफ दिखाई दे रही थी। उधर लैंग शिंग्यू ने भी दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और हल्का सा सिर घुमाकर बोली, लिंगर, क्या तुम हो? जल्दी आओ, मेरी मदद करो। ये दृश्य देखते ही लैंग लिंगर की आंखों से आंसू फूट पड़े। वह लगभग रोते हुए बोली, दीदी, अभी आप मुझसे मदद मांग रही हैं? आपको इस आदमी के साथ आधा दिन भी नहीं हुआ और बात यहां तक पहुंच गई। मैंने उलझन भरे चेहरे के साथ धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमा लिया। उधर लैंग शिंग्यू भी एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि वह क्या कहना चाह रही है, लेकिन अगले ही क्षण उसे लैंग लिंगर के शब्दों का असली मतलब समझ आ गया। वह घबरा गई और तुरंत उसे पूरी बात समझाने लगी। जब गलतफहमी दूर हो गई, तब लैंग शिंग्यू बाहर से तो शांत बैठी रही, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन पूरी तरह उथल पुथल में था। धत्त तेरे की, ये सब आखिर हुआ कैसे? इतने सालों में जो रुतबा, गरिमा और सम्मान मैंने बनाया था, आज सब एक ही पल में मिट्टी में मिल गया। लैंग लिंगर ने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ उंगली उठाई। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। आगे से ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, इसलिए आज से आपको मेरी बहन के साथ अकेले रहने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। मैंने अपनी आंसू भरी आंखों वाली होने वाली छोटी साली की ओर देखा और बेबसी से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। लेकिन मन ही मन मैं हंसी रोक नहीं पा रहा था। अभी तो ऐसा कह रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में छोटी साली स्कूल चली जाएगी और तब शिंग्यू और मैं आराम से जितना चाहें साथ रह सकेंगे। इसके बाद मैं लैंग परिवार की हवेली से निकल गया। अपनी लग्जरी कार में बैठकर घर की ओर लौटते हुए मैंने खुशी खुशी सिस्टम की दुकान खोल ली। स्क्रीन पर चमकते हुए अंक दिखाई दिए, 60 पॉइंट्स। मैं मुस्कुरा उठा। इतने कम समय में ही लैंग शिंग्यू के साथ मेरा लव स्कोर कई स्तर ऊपर पहुंच चुका था। उधर शहर के एक शानदार रेस्टोरेंट में जी परिवार की बेटी जी वेई अपने सामने बैठी शांत महिला को अविश्वास से देख रही थी। वह हैरानी से बोली, रुको, तुम कह रही हो कि उस बदमाश जू हाओयेन ने पूरे 3 दिनों से तुमसे कोई संपर्क ही नहीं किया? उसके सामने बैठी शेन वान ने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। ये जवाब सुनते ही उनके साथ बैठी वो लिली ने भौहें सिकोड़ लीं। वह गुस्से से बोली, वह आदमी सचमुच घटिया है, सिर्फ इसलिए कि वानर अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने उससे मुंह मोड़ लिया। अब जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रहा है। कितना छोटा दिल है उसका। इतना कहते हुए उसने शेन वान का हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में बोली, वानर, अच्छा हुआ तुमने उस कमीने जू हाओयेन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, वरना पता नहीं वह तुम्हारे साथ और क्या क्या करता। ये सुनकर शेन वान ने हल्के से होंठ भींच लिए। वह जू हाओयेन को काफी समय से जानती थी। उसकी समझ के मुताबिक वह ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकता था। उसने झिझकते हुए कहा, क्यों ना मैं उसे एक संदेश भेजकर पूछूं कि आखिर हुआ क्या है। उसके मन में एक विचार आया, क्या उस दिन मैंने उसे ठुकराकर उसका दिल दुखा दिया था? शायद मुझे उसे थोड़ा सा समझाना चाहिए, जैसे मैं पहले भी करती आई हूं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन हर बार जब वह खुद पहले उसे फोन करती तो अगले ही दिन जू हाओयेन खुशी खुशी उसके पास भागा चला आता और उसे मनाने लगता। जैसे ही शेन वान संदेश भेजने लगी, जी वेई ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। वानर, यही तुम सबसे बड़ी गलती कर रही हो। शेन वान ने हैरानी से पूछा, गलती? क्या मतलब? जी वेई ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम अभी तक समझी नहीं। जू हाओयेन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। शेन वान चौंक गई। खेल? कौन सा खेल? जी वेई ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, वह जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है।
ताकि तुम बेचैन हो जाओ। वह तुम्हें ठंडा व्यवहार दिखाकर तुम्हारे मन में असुरक्षा पैदा करना चाहता है। ये सब उसकी चाल है। वह हार्ड टू गेट वाला खेल खेल रहा है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि तुम खुद उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। सामने बैठी वो लिली ने भी तुरंत हामी भरी। वानर, मेरी बात मानो, उसके जाल में मत फंसना। पुरुषों की मीठी बातें ज्यादातर झूठ होती हैं। हम जैसी समझदार महिलाओं को सच और झूठ में फर्क करना आना चाहिए। अपनी दोनों सबसे करीबी सहेलियों की बातें सुनकर शेन वान का मन डगमगाने लगा। उसे अचानक सब कुछ समझ में आने लगा। तो बात ऐसी है, कोई आश्चर्य नहीं कि जू हाओयेन खुद मेरे पास नहीं आया, और जब भी मैं पहले उसके पास जाती थी वह इतना खुश हो जाता था। तो यह सब उसी की चाल थी, मुझे अपनी ओर खींचने की। ये सोचकर उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब मैं उसके पीछे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसे जो करना है करता रहे। करीब 30 मिनट की ड्राइव के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि आज मेरे माता पिता सामान्य दिनों से काफी पहले घर लौट आए थे। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। मैंने आश्चर्य से पूछा, आज क्या खास बात है? इतना सारा खाना क्यों बनाया गया है? माँ और पिताजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पल बाद पिताजी ने धीरे से कहा, शियाओचान, मुझे पता है कि तुम बहुत निराश हो, लेकिन कोई बात नहीं। जांगहाई में अमीर परिवारों की बेटियों की कमी नहीं है। बस दोबारा शेन वान के पीछे मत जाना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। माँ भी मुझे खाना परोसते हुए प्यार से समझाने लगी, बिल्कुल जैसा तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं, दुनिया में अच्छी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। एक ही लड़की के पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करनी? माँ तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर लड़की ढूंढेगी, चाहे वह बाई परिवार की हो, तोंग परिवार की या फिर झू परिवार की। तुम्हारे पिताजी सब इंतजाम कर देंगे। उनकी बातें सुनते सुनते मुझे सब कुछ बेहद अजीब लगने लगा। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, आप लोग आखिर कह क्या रहे हैं? मैं तो पहले ही शिंग्यू को शादी के लिए प्रपोज कर चुका हूँ। हम दोनों की सगाई भी लगभग तय हो चुकी है। ऐसे में मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? पिताजी पहले तो मेरी बात ठीक से समझ ही नहीं पाए। वह बोलते ही जा रहे थे। हाँ, शियाओ चान ने शायद इसलिए हार मान ली क्योंकि लैंग शिंग्यू अंधी है, लेकिन अगले ही पल उन्हें मेरी बात का मतलब समझ आया। वह बीच वाक्य में ही रुक गए। उन्होंने अविश्वास से मेरी ओर देखा। रुको, तुमने क्या कहा? प्रपोज और सगाई भी हो गई? माँ की आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। वह लगभग बेहोश होने की हालत में थीं। उन्होंने सिर पकड़ते हुए कहा, बेटा, अभी अभी तो तुमने शेन वान का पीछा छोड़ा था, अब जाकर एक अंधी लड़की से सगाई कराए? तुम तो सच में मुझे पागल करके ही मानोगे। मैंने अपने माता पिता की ओर देखा और बस बेबस होकर मुस्कुरा दिया। उसी समय मेरे मोबाइल की परिचित रिंगटोन अचानक बज उठी। मैंने धीरे से अपनी जेब से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। उसी पल मुझे सब समझ में आ गया। ये शेन वॉन के लिए मूल शरीर के मालिक द्वारा सेट की गई खास रिंगटोन थी, जिसे उसने स्पेशल अलर्ट के रूप में रखा था। माँ और पिताजी दोनों तुरंत सतर्क हो गए। वे चिंता भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। हालांकि मैंने कह दिया था कि अब मुझे शेन वॉन से कोई लगाव नहीं रहा, लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? आखिर उनका बेटा पिछले 3 दिनों से शेन वान से मिलने भी नहीं गया था, और अब जब शेन वान ने खुद फोन किया था तो उन्हें सचमुच डर था कि कहीं उनका बेटा फिर से अपने पुराने रूप में न लौट जाए। मैंने पूरी शांति से उनके सामने ही कॉल काट दी। उसके बाद बिना एक पल घमवाए उसका नंबर ब्लॉक किया और हमेशा के लिए डिलीट भी कर दिया। एकदम पूरी तरह से रिश्ता खत्म। मैंने मुस्कुराकर अपने माता पिता की ओर देखा। ऐसे मत देखिए, सच कह रहा हूँ, अब मुझे शेन वॉन में जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। पिताजी पूरी तरह हैरान रह गए। बेटा, क्या तुम सचमुच गंभीर हो? मैंने बिना झिझक सिर हिलाया। बिल्कुल पापा, इस बार मैं सच में बदल गया हूँ। अब मैं पूरी ईमानदारी से शिंग्यू के साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों भी सिर्फ इसलिए उसे कम मत समझिएगा कि वह देख नहीं सकती। वह सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। मेरी बातें सुनकर उन्हें एहसास हो गया कि इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा था। मेरे चेहरे की गंभीरता पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी जब मैं शेन वॉन के पीछे पागलों की तरह घूमता था। कुछ देर की चुप्पी के बाद अचानक पिताजी जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ, जो तुम्हारा मन करे वही करो। घर में एक जोड़ी चॉपस्टिक और बढ़ जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ ने भी बेबसी से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। जब शियाओ चान ने लड़की को प्रपोज ही कर दिया है तो अब हमें भी यह रिश्ता स्वीकार करना ही होगा। मैं समझ गया कि माँ अभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं लैंग शिंग्यू का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। ये सोचकर मैंने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ। माँ मुझे अविश्वास से देखने लगी। उनका बेटा, जो पहले कभी इस तरह धन्यवाद तक नहीं कहता था, आज अचानक इतना बदल गया था। उनके दिल में एक गर्मजोशी सी भर गई। फिर मैं पिताजी की ओर मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद पापा। पहले मैं बहुत नासमझ था। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बात सुनकर पिताजी कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्होंने खांसते हुए नजरें दूसरी ओर फेर लीं। खांसी, बस इतना काफी है कि तुम सचमुच बदल गए हो। हालांकि बाहर से वे शांत बने रहे, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर ये कैसी जादुई बहू है जिसने मेरे बेटे को इतना विनम्र बना दिया? सिर्फ इसी बात के लिए वे उस बहू को स्वीकार करने के लिए तैयार थे
जिससे वे अभी तक मिले भी नहीं थे। उधर शहर के दूसरे हिस्से में स्थित एक शानदार रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बिल लेकर उन तीनों लड़कियों के पास आया। वह विनम्रता से बोला, मैडम, आप लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ चुपचाप बैठे हैं। अगर अनुमति हो तो क्या आप बिल का भुगतान कर दें? हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन ही मन वो उन्हें बेहद तिरस्कार की नजर से देख रहा था। ये तीनों करीब 1 घंटे पहले आई थी। इन्होंने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया, लेकिन खाना आने के बाद बस लगातार तस्वीरें ही खींचती रहीं। और जब बिल चुकाने की बारी आई तो हर किसी ने यही कहा कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। जीवेई और वो लिली ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अविश्वास से शेन वान से पूछा, वानर, जू हाओयेन ने सच में तुम्हारा फोन काट दिया? शेन वान के चेहरे पर साफ झिझक दिखाई दे रही थी। उसने कटे हुए कॉल की स्क्रीन की ओर देखा और धीरे से बोली, शायद वह किसी काम में व्यस्त होगा। फिर उसने अपनी दोनों सहेलियों की ओर देखा और पूछा, लेकिन तुम दोनों सच में पैसे लेकर नहीं आई थी जब खाना ऑर्डर कर रही थी? तब भी? दरअसल खाना मंगवाते समय शेन वान ने पूछा भी था कि कहीं वे ज्यादा ऑर्डर तो नहीं कर रही हैं, लेकिन दोनों ने बड़ी बेफिक्री से कहा था, कोई बात नहीं, हम सब खा लेंगे। लेकिन आखिर में हुआ क्या? उन्होंने मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया, बाकी पूरा समय सिर्फ तस्वीरें खींचती रहीं। और जब बिल आया तो वह था 1,30,000 युआन, सिर्फ इसलिए क्योंकि जीवेई को तस्वीरों के लिए शानदार माहौल चाहिए था। उसने 1,00,000 युआन की महंगी रेड वाइन भी खुलवा दी थी। 1,30,000 युआन का बिल उसे चुकाना उनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए दोनों बार बार शेनवान से कह रही थीं कि वह जू हाओयेन को फोन करे। पहले अगर जू हाओयेन को पता चलता कि वह शेन वॉन का बिल भरने वाला है तो वह खुशी से फूला नहीं समाता, शायद सोशल मीडिया पर भी इसकी पोस्ट डाल देता। लेकिन इस बार उसने फोन उठाना तो दूर, सीधे कॉल ही काट दी। शेन वॉन ने देखा कि रेस्टोरेंट के मालिक का धैर्य अब जवाब देने लगा था। आज बिना भुगतान किए यहाँ से निकलना नामुमकिन था। मजबूरी में उसने एक बार फिर मेरा नंबर मिलाया, लेकिन इस बार फोन से सिर्फ रिकॉर्डेड आवाज आई, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह इस समय स्विच ऑफ है। शेन वान स्तब्ध रह गई। मैंने सिर्फ उसके फोन करने की वजह से अपना फोन भी बंद कर दिया। उसका चेहरा और भी शर्मिंदगी से भर गया। दिल में बेबसी की लहर दौड़ गई। पास खड़ा मालिक अब साफ तौर पर अधीर हो चुका था। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने वे एलवी बैग खोला जो मैंने उसे उपहार में दिया था। उसमें से उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बे को देखते हुए उसकी आंखों में अनिच्छा साफ दिखाई दे रही थी। ये वही तोहफा था जो मैंने अपने प्यार का इजहार करते समय उसे दिया था। उसने उसे केवल कुछ ही बार पहना था। असल में वह इसे अपनी सहेलियों के सामने दिखाने के लिए ही पहनती थी। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके भीतर एक बेहद खूबसूरत हीरे की अंगूठी चमक उठी। वो लिली और जीवेई दोनों की आंखें फैल गईं। दोनों ने अनायास ही गहरी सांस ली। वानर, ये वही अंगूठी है जो जू हाओयेन ने तुम्हें दी थी? उन दोनों की आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। आखिर रूप, रंग और परिवार के मामले में वे शेन वान से किसी भी तरह कम नहीं थी। फिर भी जू हाओयेन सिर्फ शेन वान के पीछे ही क्यों पागल था? शेन वान ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर उसने वह अंगूठी रेस्टोरेंट के मालिक की ओर बढ़ाते हुए अनमने स्वर में कहा, सर, क्या मैं इसका इस्तेमाल बिल चुकाने के लिए कर सकती हूँ? मालिक ने अंगूठी हाथ में लेकर ध्यान से देखी। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। टिफनी का कस्टम डायमंड रिंग। मैडम, क्या आप सचमुच इसे भुगतान के बदले देना चाहती हैं? अंदर ही अंदर वह बेहद खुश हो गया। उसकी नजर बहुत तेज थी। एक नजर में ही उसने पहचान लिया कि यह साधारण अंगूठी नहीं बल्कि खास ऑर्डर पर बनवाई गई बेहद महंगी अंगूठी थी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है इस नकली हाई सोसाइटी लड़की के पीछे पड़ा आदमी सचमुच बहुत अमीर है, वरना इतना कीमती तोहफा कौन देता है? इस समय शेन वॉन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हालांकि वह अपने परिवार के कारोबार को संभालती थी, लेकिन वह कंपनी का पैसा था। उसके पास निजी तौर पर इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि तुरंत यह बिल चुका सके। आखिरकार उसे मजबूरी में वही अंगूठी देनी पड़ी। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब क्या हम जा सकते हैं? शेन वान ने अपना बैग उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह उदास हो चुका था। आज जो कुछ हुआ उसने उसे बेहद शर्मिंदा कर दिया था और उसके मन में इसका पूरा दोष सिर्फ एक व्यक्ति का था, जू हाओयेन। अगर उसने सिर्फ एक बार फोन उठा लिया होता और यहां आकर बिल भर दिया होता तो मुझे अपनी यह हीरे की अंगूठी कभी नहीं देनी पड़ती। रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल मैडम, अब आप जा सकती हैं, फिर कभी आइएगा। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही दोनों सहेलियां फिर एक साथ बोलने लगीं। वाह, जू हाओयेन तो सच में बहुत बड़ा कमीना निकला। उसने तो सारी हदें ही पार कर दी। सोचो, उसने तुम्हारा फोन तक काट दिया। दूसरी ने भी तुरंत हामी भरी, बिल्कुल, तुम्हें उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। अगर आज उसने तुम्हारा फोन उठाना जरूरी नहीं समझा तो कल वह तुम्हें सीधे अपमानित भी कर सकता है। सोचो, अगर तुम दोनों सच में साथ होते तो क्या पता वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता। दोनों की बातें सुनते सुनते शेन वान का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसका दिल भी बेहद भारी हो चुका था।
पहले तो जू हाओयेन उसके एक फोन पर तुरंत उसके सामने आ जाता था, लेकिन आज उसका यह व्यवहार शेन वॉन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, तुम लोग सही कह रही हो, अब मैं भी उसके पीछे नहीं जाऊंगी। अगली सुबह लैंग परिवार की हवेली के मुख्य द्वार पर लैंगलिंगर कंधे पर बैग टांगे जम्हाई लेते हुए बाहर निकली। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह अभी भी नींद से भरी हुई है। वह बड़बड़ाई, उफ, मुझे आखिर स्कूल क्यों जाना पड़ता है। इतना कहते ही उसे अचानक कुछ याद आया। उसकी सारी नींद पल भर में गायब हो गई। उसने तुरंत इधर उधर नजर दौड़ानी शुरू कर दी। कभी बाईं ओर देखती, कभी दाईं, मानो किसी खास इंसान को ढूंढ रही हो। जब उसे सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लगता है उस बड़े वाले बदमाश ने सच में मेरी बात मान ली। इतना कहकर वह खुशी खुशी अपना स्कूटर लेकर स्कूल की ओर निकल गई। लेकिन उसे गए मुश्किल से 1 मिनट ही हुआ था कि सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार का दरवाजा धीरे धीरे खुला। मैं आराम से कार से बाहर उतरा। दूर जाती हुई लैंगलिंगर को देखकर मेरी भौहें हल्की सी उठी। मेरे होठों पर शरारती मुस्कान फैल गई। कितनी भोली बच्ची है। इतना कहकर मैं ऐसे अंदर चला गया मानो यह हवेली मेरी अपनी ही हो। उधर स्टडी रूम में लैंग शिंग्यू अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने में डूबी हुई थी। अंधी होने से पहले वह पूरे ज्यांघाई शहर की सबसे प्रतिभाशाली लड़की मानी जाती थी। उसकी बुद्धिमत्ता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंका गया स्कोर लगभग 250 था। इतनी असाधारण प्रतिभा ने कभी पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वह लगभग हर चीज एक बार पढ़कर याद कर लेती थी। अगर दुनिया की सबसे ऊंची जगह तक पहुंचने वाले लोगों की बात की जाए, तो लैंग शिंग्यू निश्चित रूप से उनमें से एक थी। यही कारण था कि जब वह अंधी हुई, तो अनगिनत लोगों ने अफसोस जताया, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले कई वर्षों से उसके बारे में कोई खबर ही नहीं आई थी। सबको यही लगा कि उसने अपनी किस्मत से हार मान ली है और अब बाकी की जिंदगी एक अंधी लड़की बनकर अकेले बिताने वाली है। लेकिन यह सब सिर्फ एक बहुत सोच समझकर रचा गया भ्रम था। उसने जानबूझकर अपने दुश्मनों को यही विश्वास दिलाया था। असल में उसका लक्ष्य था खुद को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखना, फिर अपनी असाधारण बुद्धि के सहारे लगातार ज्ञान हासिल करना और पर्दे के पीछे रहकर हर चीज पर नियंत्रण स्थापित करना। इतने वर्षों की मेहनत के बाद वह गुप्त रूप से एक बेहद शक्तिशाली ताकत खड़ी कर चुकी थी। इतना ही नहीं, उसे उस पुराने नरसंहार के पीछे छिपे सच का भी कुछ हिस्सा पता चल चुका था। लैंग शिंग्यू गहरी सोच में डूबी हुई थी। लगातार सोचते रहने से उसकी कनपटियों में हल्का दर्द होने लगा। वह धीरे से बुदबुदाई, अब थोड़ा आराम करने का समय हो गया है। उसने लंबी सांस छोड़ी, फिर कुर्सी की पीठ से टिककर थोड़ा पीछे झुक गई। उसने अपना सिर भी हल्का सा पीछे कर लिया ताकि कुछ देर आराम मिल सके। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उसने सिर पीछे झुकाया, मैं ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका था। मैंने अनायास ही गहरी सांस ली। उसकी ओर देखते हुए कुछ पल के लिए मेरी नजरें उसी पर टिक गईं। उसके लंबे बाल दोनों कंधों पर बिखरे हुए थे, हल्के खुले लाल होंठ, शांत और धीमी सांसें और चेहरा मानो किसी स्वर्ग की अप्सरा सामने बैठी हो। मैं कुछ क्षणों के लिए उसे देखते हुए पूरी तरह खो गया। स्टडी रूम का दरवाजा बंद नहीं था, इसलिए मैं बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से अंदर चला आया था। मैं अभी उसे अचानक आवाज देकर चौंकाने ही वाला था कि तभी उसने हल्का सा सिर ऊपर उठा लिया। एक पल को मुझे लगा कि उसने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली है, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आया उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही पीला लग रहा था। शायद कई वर्षों की लगातार मेहनत और मानसिक तनाव ने उसकी हालत ऐसी कर दी थी। मूल कहानी में कभी विस्तार से यह नहीं बताया गया था कि लैंग परिवार के विनाश के बाद उसने अपना जीवन कैसे बिताया, लेकिन मैं जानता था परिवार की सारी उम्मीदें उसी एक लड़की पर टिक गई थीं। उसे न सिर्फ अपने परिवार का बदला लेना था, बल्कि तब तक खुद को भी बचाए रखना था जब तक वह पूरी तरह शक्तिशाली न बन जाए। अगर उससे पहले उसके दुश्मनों को उसका पता चल जाता, तो वे उसे भी खत्म कर देते। इसीलिए वह हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने में लगी रहती थी। ये सब सोचकर मेरा दिल उसके लिए भर आया। वह भी तो लगभग मेरी ही उम्र की है, फिर भी पूरे बर्बाद हो चुके परिवार का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाए हुए है। उधर लैंग शिंग्यू को अब भी मेरी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं था। उसने हल्का सा सांस रोका, फिर सीधी बैठ गई और हाथ से अपनी कनपटियां दबाने लगी। धीरे से बुदबुदाई, लगभग आराम का समय भी निकल गया। अच्छा हुआ ज्यादा देर नहीं हुई। इतना कहकर वह फिर से पढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसे अपने दोनों कंधों पर एक बेहद आरामदायक स्पर्श महसूस हुआ। किसी के बड़े बड़े हाथ उसके कंधों को बहुत कुशलता से दबा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बेहद अनुभवी मालिश करने वाला व्यक्ति उसकी नसों का तनाव दूर कर रहा हो। लैंग शिंग्यू एकदम चौंक गई। उसके मन में पहला ख्याल आया, क्या उसके दुश्मन आखिरकार यहां पहुंच गए? वह तुरंत उठने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। शिंग्यू, घबराओ मत,
मैं हूं तुम्हारा प्यारा पति। मैंने एक हाथ से उसके कंधे दबाते हुए मुस्कुराकर समझाया। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही मैंने सिस्टम में अपने 10 लव पॉइंट्स खर्च करके एक दिव्य मसाज तकनीक खरीदी थी, और वह इतनी सस्ती इसीलिए मिली क्योंकि सिस्टम यह देखकर भावुक हो गया कि मैं इसे अपने सच्चे प्यार के लिए खरीद रहा हूं। इसलिए उसने मुझे 0.001% की विशेष छूट भी दे दी। अपनी पहचान वाली आवाज सुनते ही लैंग शिंग्यू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आवाज में अब भी नाराजगी साफ झलक रही थी। मैं नहीं जानती किसकी पत्नी हूं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे छोड़िए और मेरी पढ़ाई में बाधा मत डालिए। हालांकि मन ही मन वह राहत महसूस कर रही थी। अच्छा हुआ ये सिर्फ वही बेवकूफ निकला। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अरे ऐसी बातें मत कहो, तुम्हारा प्यारा पति छोड़कर और कौन हो सकता है। और फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ शिंग्यू, देखो ना तुम्हारे कंधे कितने अकड़ गए हैं, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा आराम दिला रहा हूँ। उसी समय मैंने मन ही मन खुद को याद दिलाया, अगर मुझे लैंग शिंग्यू जैसी लड़की का दिल जीतना है तो मेरी चमड़ी मोटी होनी ही चाहिए। इतनी आसानी से शर्म आ गई तो फिर ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। भले ही अभी मैं उसकी नजर में सिर्फ एक जिद्दी आशिक था, लेकिन भीड़ में सबसे ज्यादा चमकने वाला आशिक भी तो मैं ही था। उधर मेरे मुंह से निकले इतने सारे प्यार भरे संबोधन सुनकर लैंग शिंग्यू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। शिंग्यू बेबी, मेरी जान। उसका दिल शर्म और झुंझलाहट से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दांत भींचते हुए कहा, बदतमीज, मुझे ऐसे मत बुलाइए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर क्या कहकर बुलाऊं? और अगले ही पल जानबूझकर फिर बोला, शिंग्यू बेबी। इतना कहते हुए भी मेरे हाथ लगातार उसके कंधों की मालिश करते रहे, एक पल के लिए भी नहीं रुके। साथ ही मैं बातों बातों में उसका ध्यान दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करने लगा। शिंग्यू, तुम्हारे कंधे सच में बहुत अकड़ गए हैं। इतनी देर तक लगातार मेज पर बैठकर ब्रेल की किताबें पढ़ोगी तो शरीर पर असर तो पड़ेगा ही। इसलिए देखो, मैं अभी पूरा ध्यान यहीं लगा रहा हूं। उसी समय लैंग शिंग्यू को एहसास हुआ कि मैं जानबूझकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने तुरंत बात बदल दी और फिर उसी पल उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे चिंग मत बुलाया करो। लेकिन अगले ही पल उसके होंठों से एक बेहद हल्की सी सिसकारी निकल गई। लैंग शिंकू का पूरा शरीर एकदम से ठिठक गया। उसके गालों पर पलक झपकते ही गहरी लाली फैल गई। उसने घबराकर तुरंत अपना हाथ मुंह पर रख लिया। ये क्या था? मेरे मुंह से अभी ऐसी आवाज कैसे निकल गई? लैंग शिंकू की सांसें हल्की हल्की तेज होने लगीं। तभी उसे एहसास हुआ कि मेरे हाथों की हर हरकत के साथ उसका पहले से ठंडा पड़ा शरीर धीरे धीरे गर्माहट महसूस करने लगा था। उसके कंधों का सारा तनाव जैसे पिघलता जा रहा था और पूरा शरीर आराम महसूस कर रहा था। उसने हल्का सा सिर पीछे घुमाया। उसे पता था कि मैं बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हूं। तुम सच में मसाज करना जानते हो? उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समय उसके चेहरे पर कैसा भाव होगा। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि मेरी मसाज की तकनीक इतनी आरामदायक थी मानो वह हवा में तैर रही हो। मैंने उसके हल्के लाल पड़े चेहरे को देखा। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त वह कितनी प्यारी लग रही थी। मैं धीरे से झुककर उसके कान के पास गया और बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाया, बिल्कुल चिंकू, अब तो यकीन हुआ मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए सीखा है। लैंग। मेरी गर्म सांसें उसके कानों से टकराईं तो उसका दिल अनायास कांप उठा। वह तुरंत सिर घुमाकर सीधी बैठ गई और सख्त लहजे में बोली, इतने पास मत आओ, हमारे बीच इतनी नजदीकी नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथ उसके कंधों से हटा लिए। जैसे ही मसाज रुकी, वह आरामदायक एहसास भी गायब हो गया। अनजाने में उसके मुंह से निकल पड़ा, रुक क्यों गए? लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसे तो गुई हायोकेन के सामने मजबूत बने रहना था। वह उसे यह एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि वह उसे प्रभावित हो रही है। उसने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए खुद को संभाला और फिर बोली, अच्छा है, आखिर तुम्हें अपनी औकात समझ में आ ही गई, अब वापस जाओ। लेकिन अगले ही पल मैंने फिर उसका हाथ पकड़कर उसे हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। मैं मुस्कुराया, अरे चिंकू, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो कंधों की मसाज हुई है, अब सिर की मसाज बाकी है। लैंग शिंकू ने दिखावे के लिए छूटने की कोशिश की। मुझे छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे हाथ लगाओ। मैं हंस पड़ा, लेकिन मुझे तो लगता है जब लड़कियां ना कहती हैं तो अक्सर उसका मतलब हाँ होता है। ये कहते हुए मैंने उसके सिर पर धीरे धीरे मसाज शुरू कर दी। नहीं, आज तो मसाज होकर ही रहेगी, चाहे तुम्हें पसंद आए या नहीं। ये सुनकर लैंग शिंकू ने विरोध करना छोड़ दिया। शायद उसे लगा कि अब बच निकलना नामुमकिन है, इसलिए उसने चुपचाप हार मान ली। लेकिन उसके दिल में बिल्कुल अलग विचार चल रहे थे। गुई हायोकेन, मानती हूं कि तुम्हारी मसाज काफी अच्छी है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूं ताकि मेरा शरीर और दिमाग पूरी तरह ठीक हो जाए। फिर पूरी तैयारी के साथ मैगू परिवार को खत्म कर दूंगी। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा ही होगा। यही सोचते सोचते उसका पूरा शरीर ढीला पड़ने लगा। धीरे धीरे उसने मेरी मसाज का पूरा आनंद लेना शुरू कर दिया। उसके होंठों के कोने भी हल्के से ऊपर उठ गए।
उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, अपने सच्चे प्रेम लक्ष्य की मसाज करने पर +5 अंक, सच्चे प्रेम लक्ष्य को सुखद एहसास देने पर अतिरिक्त अंक प्राप्त हुए, बोनस सिस्टम पॉइंट्स जोड़े गए। अंकों को लगातार बढ़ते देखकर मेरे होंठों पर भी मुस्कान आ गई। यहां तक कि हमेशा बर्फ जैसी ठंडी रहने वाली लैंग शिंकू के चेहरे पर भी एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बेहद खूबसूरत सपना देख रही हो। काफी समय बाद उसे इतनी शांति महसूस हुई थी। उसने सपने में अपने माँ और पापा को भी देखा। अचानक सपने के बीच उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह झटके से उठ बैठी और अपना सिर पकड़ लिया। उसका दिल झुंझलाहट से भर गया। धत्तेरे की, मैं सो कैसे गई? मैंने अपनी सतर्कता इतनी आसानी से कैसे छोड़ दी? सोने से पहले आखिर हुआ क्या था? लैंग शिंकू अपना सहारा लेने वाली छड़ी टटोलने लगी और याद करने की कोशिश करने लगी कि नींद आने से पहले क्या हुआ था। कुछ ही देर बाद उसे याद आया, गुई हायोकेन उसकी मसाज कर रहा था और उसी आरामदायक मसाज के दौरान वह अनजाने में गहरी नींद में चली गई थी। ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया। मैं उस आदमी की मामूली सी मसाज की वजह से सो गई? कितनी शर्म की बात है। उसने दांत भींचते हुए मन ही मन खुद को कोसा। कमरे का तापमान महसूस करके वह समझ गई कि अब दोपहर हो चुकी थी। मतलब उसने अपनी कीमती समय का बड़ा हिस्सा सोते हुए गंवा दिया था। उसी समय किसी ने उसकी छड़ी उसके हाथ में पकड़ा दी। फिर एक चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी, अरे अरे, मेरी मसाज को मामूली बता रही हो? तुम्हारे प्यारे पति को यह बात बुरी लग सकती है। चिंकू, तुम इतनी आराम से सो गई, यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि मेरी मसाज कितनी शानदार थी। उस आदमी की आवाज सुनते ही लैंग शिंकू का चेहरा फिर से ठंडा पड़ गया। उसने छड़ी कसकर पकड़ी, खड़ी हुई और आवाज की दिशा में मुड़कर बोली, ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हारी मसाज की वजह से नहीं सोई थी। मैं तो कई रातों से ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए थक गई थी। वैसे भी तुम्हारी मसाज बिल्कुल खास नहीं थी। मैंने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिर सिस्टम लगातार संदेश भेज रहा था, सच्चा प्रेम लक्ष्य बेहद खुश है, अतिरिक्त अंक प्राप्त हुए। सच्चा प्रेम लक्ष्य आराम की वजह से गहरी नींद में चला गया। ऐसे न जाने कितने संदेश लगातार सामने आ रहे थे। बेशक असल जिंदगी में मैं इतना भी अनजान इंसान नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर मायूस होने का नाटक किया। अच्छा, तो बात ऐसी है, मैं तो सच में सोच रहा था कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए मसाज सीखकर कुछ अच्छा किया है। मेरी आवाज में छिपी निराशा सुनकर लैंग शिंकू के दिल में अचानक अपराध बोध की हल्की सी टीस उठी। आखिर उसने अभी अभी झूठ बोला था और वह अब भी घू परिवार का इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी। सच यही था कि उसे सिर्फ गू परिवार की ताकत चाहिए थी, इसलिए वह गुई हायोकेन को पूरी तरह निराश करके खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, वैसे पूरी तरह बेकार भी नहीं थी, थोड़ी बहुत मदद जरूर हुई थी। फिर कुछ सोचकर उसने व्यंग्य भरे अंदाज में जोड़ा, लेकिन बस बहुत ही थोड़ी सी, ज्यादा गलतफहमी मत पाल लेना। उसकी बात सुनते ही मैंने उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर चिंकू मेरी जान, आज से मैं तुम्हें रोज मसाज दिया करूंगा, कैसा रहेगा? अपना नाजुक हाथ फिर से मेरी पकड़ में महसूस करते ही और मेरा अचानक बदला हुआ लहजा सुनकर लैंग शिंकू बुरी तरह झेंप गई। वह झल्लाकर बोली, मुझे छोड़ो, किसने कहा कि तुम्हें बार बार मुझे छूने का हक है? और ये अजीब अजीब नामों से बुलाना भी बंद करो, बहुत घटिया लगता है। अब लैंग शिंकू सचमुच अपना धैर्य खोने लगी थी। शेनमो सिटी के मशहूर गु परिवार का यह तथाकथित युवा मालिक सच में बेहद परेशान करने वाला इंसान था। मैंने तेजी से सिर हिलाया। ठीक है चिंकू, तुम मुझे जो चाहे बुला सकती हो, आखिर हम एक ही परिवार बनने वाले हैं, है ना? लैंग शिंकू ने तुरंत तुनक कर जवाब दिया। छे, कौन तुम्हारे साथ परिवार बनने वाला है? मैं मुस्कुराया और धीरे से कहा, लेकिन क्या तुमने मुझसे शादी करने के लिए हामी नहीं भरी थी क्या मुझसे? उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, वो तो बचपन में तय हुई एक सगाई थी। मैं मुस्कुराया और बोला, अरे बचपन की सगाई का मतलब तो यही हुआ ना कि हम तो जन्म से ही पति पत्नी जैसे थे। लैंग शिंकू मुझे देख नहीं सकती थी, लेकिन अगर देख पाती तो शायद खुद को मुझे एक मुक्का मारने से रोक नहीं पाती। ये आदमी लगातार बकवास किए जा रहा है, इसकी एक भी बात का कोई सिर पैर नहीं होता। सच में कितना परेशान करने वाला इंसान है, लेकिन बदला लेने के लिए फिलहाल मुझे इसे कुछ समय तक सहना ही पड़ेगा। ये सोचकर लैंग शिंकू ने गहरी सांस ली। उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया और सपाट आवाज में बोली, ठीक है, जो कहना है कहते रहो, अब क्या तुम वापस जा सकते हो? काफी देर हो चुकी है। इतने में बाहर से लैंग लिंगर की शिकायत भरी आवाज सुनाई दी, दीदी मैं बहुत गुस्से में हूँ, आज हमारी मैथ्स की कॉपियां मिली, मैं फिर से फेल हो गई। क्या वो टीचर जानबूझकर मुझे निशाना बना रही है? और हाँ, एनीली ने छुट्टी ले ली थी ना, तो आज हमारे लिए खाना किसने बनाया? रसोई से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? बात करते करते उसकी आवाज करीब आती गई। जैसे ही वह स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंची, उसकी आवाज अचानक रुक गई। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वापसी पर स्वागत है। लैंग लिंगर ने मेरी तरफ उंगली उठाई। तो तुम यहाँ? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मेरी बहन के साथ अकेले नहीं रहोगे। मैंने हैरानी जताते हुए जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी से उसके ही घर मिलने आया हूँ। इसमें अजीब क्या है? ऐसा कौन सा कानून है जो कहता है कि पति अपनी पत्नी के साथ अकेला नहीं रह सकता? पास खड़ी लैंग शिंकू ने बिना कोई भाव बदले हल्का सा भौं उठा दी। इस आदमी को सच में जरा भी शर्म नहीं है। उधर लैंग लिंगर का चेहरा लाल हो गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर मेरी पकड़ में मौजूद लैंग शिंकू का हाथ देखा और हकलाने लगी।
बात तो कुछ हद तक सही लगती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दीदी मेरा परिवार है और तुम मेरी बहन के पति हो, तो मैं तुम्हारी साली हुई। मतलब हम सब एक ही परिवार। जितना ज्यादा वह सोचती गई उतनी ही ज्यादा उलझती चली गई। आखिरकार उसने सोचना ही छोड़ दिया। अपने छोटे से नुकीले दांत दिखाते हुए उसने मेरी तरफ उंगली तानी और धमकी दी, जो भी हो अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें मेरे ताइक्वांडो की ताकत महसूस करा दूंगी। लैंग शिंकू मन ही मन हल्का सा मुस्कुराई। यही तो मेरी छोटी बहन है, हर हाल में मेरी ही तरफ खड़ी रहती है। मैंने लापरवाही से कंधे उचकाए। मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम दोनों में से खाना कौन बनाएगा? आज तो मैंने सिर्फ एक ही डिश बनाई है। लैंग शिंकू ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम अचानक खाना बनाने की बात क्यों? वह बीच में ही रुक गई। उसे याद आया कि पिछली रात ये हकलाते हुए कह रही थी कि वो कुछ समय के लिए छुट्टी लेने वाली है। मतलब अब घर में सिर्फ वही और लिंगर थी। लैंग लिंगर भी हैरान रह गई। तो रसोई से जो खुशबू आ रही है वो खाना तुमने बनाया है? उसने उत्सुकता से मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुराया। बिल्कुल, और यकीन मानो मेरा बनाया खाना किसी बड़े शेफ से भी कम नहीं है। बेशक पहले मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मेरे पास सिस्टम था। मैंने फिर से लैंग शिंकू का हाथ पकड़ लिया। हालांकि उसके चेहरे पर साफ नापसंदगी थी। उसने थोड़ा हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब सफल नहीं हुई तो चुपचाप रहने लगी। मैंने भावुक होकर कहा, मैंने तो बहुत पहले से ही ये सब सिर्फ अपनी चिंकू के लिए सीखा था। मैं हमेशा एक सपना देखा करता था, मैं घर पर तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, और जब तुम पूरे दिन की थकान लेकर घर लौटो तो मैं तुम्हें आराम से मसाज दूं। छुट्टियों वाले दिन हम दोनों आंगन में बैठकर चाय पिएं, फूलों का आनंद लें और कभी कभी बाहर छोटा सा बारबेक्यू भी करें। अब लैंग लिंगर से रहा नहीं गया। वह तुरंत हमारे बीच आ गई और जबरदस्ती हमारे जुड़े हुए हाथ अलग कर दिए। फिर उसने गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा, अरे तुम्हारा मतलब है कि तुम घर पर रहकर गृहपति बनोगे और मेरी बहन बाहर जाकर कमाएगी? क्या तुम सच में आदमी हो? लैंग शिंकू को भी उसकी बात सुनकर हल्की हंसी आ गई। ये आदमी सच में बाकी मर्दों से बिल्कुल अलग है। दूसरे लड़के लड़कियों से कहते हैं, मैं जिंदगी भर तुम्हारा सहारा बनूंगा, लेकिन गुई हायोकेन तो बिल्कुल उल्टा सोचता है। मैंने होंठ सिकोड़ते हुए लैंग लिंगर को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बेवकूफी भरी बात कह दी हो। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? मेरी चिंकू इतनी काबिल है, और मेरी तरह का बेवकूफ बाहर जाकर पैसे कमाएगा भी क्या? कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरा गु परिवार का कारोबार ही डुबो दूं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि मेरी चिंकू सब संभाले। मेरी बात सुनकर लैंग लिंगर पूरी तरह निरुत्तर हो गई। ये साफ साफ मेरी बहन की तारीफ कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। उसने फिर कहा, और एक बात, तुम दोनों को साथ आए अभी सिर्फ दूसरा दिन हुआ है। इतनी जल्दी ऐसे मत बर्ताव करो जैसे सालों से साथ हो। उधर लैंग शिंकू भी मेरी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसके होंठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। अगर उस बदतमीज ने मेरी मुस्कान देख ली तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत अपने चेहरे को फिर से गंभीर बना लिया। उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी, सच्चा प्रेम लक्ष्य खुश महसूस कर रहा है, अनुकूलता +7। ये सुनते ही मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। बहुत बढ़िया, अगर यही रफ्तार रही तो लैंग शिंकू के साथ मेरी नजदीकी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। ये सोचकर मेरा उत्साह फिर से दोगुना हो गया। मैं मुस्कुराते हुए बोला, काफी देर हो गई है, मैं नीचे जाकर खाना बनाता हूँ। चिंकू तुम तब तक थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, खाना तैयार होते ही तुम्हें बुला लूंगा। इतना कहकर मैंने बेहद सावधानी से लैंग शिंकू का हाथ थामा और उसे धीरे धीरे स्टडी टेबल तक ले जाने लगा। शायद वह इस तरह किसी के सहारा देने की आदी नहीं थी। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने विरोध किया, मैं खुद चल सकती हूँ, धन्यवाद। लेकिन मैं इतनी आसानी से उसे छूने का मौका कैसे छोड़ देता? मैंने पूरी गंभीरता से कहा, नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन जब मैं मौजूद हूँ तो मैं तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ने दूंगा। अगर कल की तरह तुम फिर गिर गई तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लैंग शिंकू ने झुंझलाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो। इतना कहते ही उसे कल की वही शर्मनाक घटना याद आ गई। धत्तेरे की ये बदतमीज आदमी। मैं उसे धीरे धीरे स्टडी टेबल तक ले गया, फिर अनमने मन से उसका हाथ छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना मैं तुरंत स्टडी से बाहर निकल गया। मेरे जाते ही लैंग शिंकू गुस्से से भर उठी। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। दुनिया में कोई इंसान इतना परेशान करने वाला भी हो सकता है? सच में कितना झुंझलाने वाला आदमी है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, वही आदमी इस समय नीचे उसके और उसकी बहन के लिए खाना बना रहा था। गु परिवार का इतना बड़ा युवा मालिक जो खुद रसोई में खड़े होकर उनके लिए खाना बना रहा था। ये सोचते ही लैंग शिंकू के दिल में एक अनजानी भावना धीरे धीरे जन्म लेने लगी। ये बदतमीज आदमी न सिर्फ मेरे लिए मसाज करता है, बल्कि अपनी हैसियत की परवाह किए बिना मेरे और मेरी बहन के लिए खुद खाना भी बना रहा है, उसकी छोटी बहन के लिए भी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकती। लैंग शिंगा ने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठ रही भावनाओं को दबाने की कोशिश की। ये सब तो गुई हायोकेन ने खुद अपनी मर्जी से किया है। मैंने उससे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा। हाँ, मुझे उसके लिए जरा भी एहसान महसूस नहीं करना चाहिए। यही भावनाएं बदला लेने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। उसी समय पास खड़ी लैंग लिंगर ने देखा कि उसकी बड़ी बहन किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था।
और वह बेहद उदास दिखाई दे रही थी। धत्त तेरे की, गुई हायोकेन, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बहन इस तरह परेशान हो रही है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि अभी फट पड़ूं। चाहे तुम्हारी और दीदी की बचपन में सगाई हुई हो, चाहे तुम तकनीकी रूप से मेरे जीजाजी ही क्यों ना हो, चाहे ये सब सच हो। लैंग लिंगर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी लैंग शिंकू ने उसे रोक दिया। लिंगर, जाओ गुई हायो केन की रसोई में मदद कर दो। कम से कम उसे ऐसा ना लगे कि लैंग परिवार के लोग सिर्फ बैठे बैठे मुफ्त का खाना खाते हैं। ये सुनकर लैंग लिंगर का मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। वह पूरी तरह हैरान थी। उधर रसोई में गुई हायो केन ने एक बेबस नजर से बगल में देखा। लैंग लिंगर कटोरे में फेंटे हुए अंडों के साथ अंडों के छिलके भी मिला रही थी। मैंने बेबसी से कहा, तो इसे तुम मेरी मदद करना कहती हो? मेरी बात सुनते ही लिंगर का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरी बहन बदल गई है। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। गुस्से में उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से मेरे सीने पर लगातार मुक्के मारने शुरू कर दिए। मैं आखिर तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें मारूंगी, इतना मारूंगी कि जान निकल जाएगी। अगले ही पल उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं, क्योंकि मैंने सीधे उसके मुंह में कुछ रख दिया था। वह चीज गर्म थी और आकार में भी थोड़ी बड़ी। उसने अनजाने में उसे चबाना शुरू कर दिया। अचानक एक लाजवाब स्वाद उसकी जीभ पर फूट पड़ा। वह स्वाद पूरे मुंह में फैल गया। लैंग लिंगर की आंखें चमक उठी। उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। मुंह चलाते हुए उसने पूछा, ये क्या है? इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? मैंने उसके मुंह से चॉपस्टिक निकाली, उसे ठंडे पानी से धोया और बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, स्पाइसी रैबिट। लैंग लिंगर ने सिर हिलाया। ओह, तो ये खरगोश का मांस है। लेकिन अगले ही पल वह जोर से चीख पड़ी। क्या खरगोश? वह स्तब्ध रह गई। उसने कांपती नजरों से टेबल की तरफ देखा। वहां एक बेहद खूबसूरती से सजाई गई स्पाइसी रैबिट की डिश रखी हुई थी। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। उसे लगा कि वह अभी बेहोश हो जाएगी। बर्तन धोते हुए गुई हायोकेन ने उसकी तरफ शरारती मुस्कान के साथ देखा। क्यों शैतान, कैसा लगा? कमाल का स्वाद था ना? समय धीरे धीरे बीतने लगा। खरगोश का मांस खा लेने की वजह से लैंग लिंगर सचमुच बहुत दुखी हो गई थी। मुझे भी थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। इसलिए मैंने उससे कहा कि अब उसे मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे जाकर ड्राइंग रूम में बैठकर कार्टून देखने के लिए भेज दिया। लैंग लिंगर सोफे पर पालथी मारकर बैठ गई। उसका मुंह अब भी फूला हुआ था। टीवी पर गैंगस्टर वाला कार्टून चल रहा था। उसने एक बड़ा सा सफेद मुलायम खरगोश वाला खिलौना सीने से लगा रखा था और टीवी की तरफ देखते हुए बड़बड़ाने लगी, बदमाश, बेवकूफ, निकम्मे इंसान। खरगोश इतने प्यारे होते हैं और तुम उन्हें खा जाते हो। उस पर लैंग लिंगर की नजरों में मेरी इज्जत और भी गिर गई। तभी ऊपर से आवाजें सुनाई दी, मैं खुद चल सकती हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, सीढ़ियां उतरना कोई मजाक नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर नीचे ले आता। लैंग शिंकू झेंप गई, जरूरत नहीं है, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। गुई हायोकेन, इतना नाटक मत करो। मैं मुस्कुराया और पूरे गंभीर भाव से बोला, जब तक कोई लड़की शादीशुदा नहीं होती, मेरे लिए वह अब भी बच्ची ही होती है। मैंने सावधानी से लैंग शिंकू का हाथ थाम रखा था और उसे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतार रहा था। इतनी नजदीकी में वह मेरी गर्म सांसों की आहट तक महसूस कर सकती थी। मेरे शरीर से आती हल्की सी खुशबू भी उसकी सांसों में घुल रही थी। ये तो एक आदमी है, फिर इससे इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी अविवाहित लड़कियों को बच्चा कहना कितनी बेहुदा बात है। पूरा लैंग परिवार मैं संभालती हूँ और ये मुझे छोटी बच्ची समझने की हिम्मत करता है। लैंग लिंगर ने ऊपर से आती आवाजें सुनी तो वह घबरा गई। उसने तुरंत अपना खरगोश वाला खिलौना फेंका और दौड़कर बाहर आई। सिर्फ एक नजर डालते ही उसने देखा मैं उसकी बहन को बेहद करीब से सहारा देकर नीचे ला रहा था। यह दृश्य देखते ही उसका मूड फिर खराब हो गया। मैंने उसकी शक्ल देखकर अनजान बनने का नाटक किया। अरे लिंगर, तुम अपने जीजा जी को देखते ही इतना नाराज क्यों हो जाती हो? अभी तो मैंने तुम्हें इतना अच्छा खाना खिलाया था। अगर मैं ये बात न कहता तो शायद ठीक रहता। लेकिन जैसे ही मैंने उसका जिक्र किया, लिंगर फिर भड़क उठी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, छे जीजा जी, आपको अभी भी ये बात कहने की हिम्मत है? मैंने बेबस होकर हाथ फैला दिया। मुझे क्या पता था लिंगर कि तुम वो चीज नहीं खाती। लैंग लिंगर गुस्से से बोली, लड़कियां ऐसी चीजें नहीं खाती। पास बैठी लैंग शिंकू पूरी तरह उलझ गई। ये दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या खिलाया? कौन सी चीज? मुझे इनकी एक भी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने हंसते हुए हाथ हिलाया। चलो रहने दो, अब उस बात को यहीं खत्म करते हैं। इतना कहकर मैंने धीरे से लैंग शिंकू को कुर्सी पर बैठा दिया। फिर मैंने अब भी मुंह फुलाए खड़ी लैंग लिंगर की तरफ देखा। अब ऐसे फूले हुए मत खड़ी रहो, आओ खाना खाते हैं। लैंग लिंगर ने हल्की सी नाक सिकोड़कर आवाज निकाली और आखिरकार जाकर बैठ गई। जैसे ही उसकी नजर खाने की मेज पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। पूरी मेज तरह तरह के लाजवाब व्यंजनों से भरी हुई थी। हर डिश रंग बिरंगी, बेहद आकर्षक और इतनी सुगंधित थी कि किसी का भी मन ललचा जाए। उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा।
ये सब तुमने बनाया है? वह बीच में ही रसोई छोड़कर चली गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अकेले इतने सारे पकवान बना दूंगा। खाने की मनमोहक खुशबू उसकी सांसों में भर गई। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसके मुंह में अपने आप पानी आ गया और उसने अनायास ही लार निगल ली। मैं मुस्कुराया और कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये सब मैंने खास अपनी चिंकू के लिए सीखा है। लिंगर के सवाल का जवाब देने के बाद मैंने मुस्कुराकर लैंग शिंगकू की तरफ देखा। कटोरियां, प्लेटें और चॉपस्टिक पहले से ही सलीके से सजाकर रखी जा चुकी थीं। मैंने प्लेट से रोस्ट डक का एक नरम टुकड़ा उठाया और बड़े प्यार से लैंग शिंकू के कटोरे में रख दिया। इसे चख कर देखो, मुझे पूरा यकीन है कि आज की सभी डिशों में तुम्हें यही सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरी आवाज बेहद कोमल और अपनापन लिए हुए थी। आंखों में भी सच्ची गर्मजोशी और स्नेह झलक रहा था। भले ही लैंग शिंकू मेरी आंखें नहीं देख सकती थी, लेकिन मेरी आवाज में छिपी ईमानदारी को वह साफ महसूस कर सकती थी। उसके शांत दिल में हल्की सी लहर उठी। अच्छा है या नहीं, ये तो चखने के बाद ही पता चलेगा। लैंग शिंकू ने हल्की सी नाक सिकोड़कर धीमे से हूं कहा। फिर उसने कटोरे से रोस्ट डक का टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे अपने मुंह तक ले गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, स्वाद का ऐसा विस्फोट उसकी जीभ पर हुआ कि वह अनायास ही थोड़ा सीधी होकर बैठ गई। उसकी सांसें हल्की सी तेज हो गईं। वह भीतर तक चौंक गई। ये इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा है, मुझे और खाना है। मैंने तुरंत उत्सुक होकर पूछा, कैसा लगा? पसंद आया? उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, सच्चे प्रेम लक्ष्य को भोजन बेहद स्वादिष्ट लगा। खुशी अंक +1। कुछ क्षण बाद लैंग शिंकू ने शांत स्वर में कहा, बस ठीक ठाक है, किसी तरह खाने लायक है। मैं समझ गया कि वह जिद में ऐसा कह रही है, लेकिन मैंने उसकी पोल नहीं खोली। मैं मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आज बहुत सारी स्वादिष्ट डिशें बनी हैं। मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। इनमें से कोई ना कोई तो जरूर तुम्हारी पसंद की होगी। लैंग शिंकू हल्का सा चौंक गई। उसने अनजाने में अपनी लार निगल ली। इस बार उसकी आवाज पहले जितनी सख्त नहीं थी। तो फिर मैं सब छक्कर देख लेती हूँ। इसके बाद मैं लगातार उसके कटोरे में खाना परोसता रहा। हर डिश रखते समय मैं उसे उसके पीछे की कहानी भी बताता। उसका क्या मतलब है, वह किस बात का प्रतीक है। हर बात बड़े धैर्य से समझाता गया। लैंग शिंकू का मन आश्चर्य, खुशी और नई नई बातों से भरता चला गया। तो ये डिश इस तरह भी बनाई जा सकती है और इस पकवान के पीछे ऐसी कहानी भी होती है। इस दुनिया में सचमुच कितनी खूबसूरत चीजें हैं। प्यार का समुद्र कैसा होता होगा, गुलाबी आसमान कैसा दिखता होगा, बोलती हुई भूल भुलैया कैसी होती होगी। क्या मुझे कभी यह सब देखने का मौका मिलेगा? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झिड़क दिया। नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं सोच सकती। मैं इन भावनाओं को अपने मन पर हावी नहीं होने दूंगी। तभी मेरी आवाज सुनाई दी, लिंगर, सिर्फ खरगोश का मांस मत खाओ, थोड़ी सब्जियां भी खा लिया करो। लैंग लिंगर ने गुस्से से मुझे घूरा। बेकार के गुई हायोकेन, तुम्हें किसने हक दिया कि मुझे आदेश दो? मैं मुस्कुराया। ठीक है, तो फिर मैं खरगोश का मांस ही हटा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि खरगोश कितने प्यारे होते हैं, फिर तुम्हें उन्हें खाना भी नहीं चाहिए। ये सुनते ही लैंग लिंगर घबरा गई। रुको रुको, मैं सब्जियां भी खा लूंगी, बस खरगोश वाला मांस मत हटाना। हालांकि लैंग शिंकू मेज पर हो रही हरकतें देख नहीं सकती थी, लेकिन सिर्फ आवाजें सुनकर ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस घर में पहली बार किसी परिवार जैसी गर्माहट मौजूद हो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मैंने बड़े ध्यान से उसके लिए चिकन सूप का एक कटोरा भरा, फिर चम्मच में थोड़ा सूप लेकर उसके होंठों के पास ले गया। चिंकू, थोड़ा चिकन सूप पी लो। इतने सालों की मेहनत और थकान ने तुम्हारे शरीर को बहुत कमजोर कर दिया है। तुम्हें अच्छी तरह पोषण की जरूरत है। लैंग शिंकू जैसे अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई। वह हल्की झुंझलाहट के साथ बोली, मैं खुद पी सकती हूँ। लेकिन इतना कहते हुए भी उसका शरीर अनजाने में चम्मच की तरफ थोड़ा झुक गया। उसे खुद पर शर्म आने लगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लगातार मुझे अपने हाथों से खिलाता रहा है। मेरा शरीर तो अब अपने आप इसकी तरफ बढ़ने लगा है। ये मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है? इस समय लैंग शिंकू का मन पूरी तरह उलझ चुका था। कम से कम इस पल गुई हायोकेन उसे एक अच्छा इंसान लग रहा था। लैंग शिनॉन की जानकारी के अनुसार गुई हायोकेन द्वारा दिए गए गु परिवार के 5% शेयर पहले ही बहुत बड़ा फायदा पहुंचा चुके थे। सिर्फ कुछ ही दिनों में यह खबर सुनते ही कई कंपनियां और बड़े कारोबारी खुद लैंग परिवार के साथ संबंध बनाने लगे। एक एक करके साझेदारी के प्रस्ताव आने लगे। सबको यही लगने लगा था कि गु परिवार और लैंग परिवार का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया है और बहुत से लोगों का मानना था कि लैंग परिवार अब दोबारा ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। लेकिन यही बात लैंग शिंकू के मन को और भी भारी बना रही थी। उसे तो बदला लेना था। उसे तो गुई हायोकेन और पूरे गु परिवार का इस्तेमाल करना था। लेकिन जिस दिन गुई हायोकेन को सच्चाई पता चलेगी, वह कैसी प्रतिक्रिया देगा? क्या उसका दिल टूट जाएगा? क्या वह पूरी तरह बिखर जाएगा? क्या मैं सच में उस इंसान के इस व्यवहार की हकदार हूं? रात का खाना खत्म होने के बाद मैं रसोई में बर्तन धोते हुए कोई अनजानी सी धुन गुनगुना रहा था। एक तरफ प्लेटें साफ कर रहा था, तभी लैंग शिंकू धीरे धीरे रसोई में आ गई। उसी समय सिस्टम ने सूचना दी। सच्चा प्रेम लक्ष्य मेजबान के गाने से प्रभावित हुआ। दिल में गर्माहट महसूस हुई। खुशी अंक
+1। मैं अभी आधा ही गाना गुनगुना पाया था कि सिस्टम की आवाज सुनकर थोड़ा रुक गया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ने वाला था, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। तो तुम्हारे पास ये हुनर भी है? मैं मुस्कुराकर बोला। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं बहुत खुश रहता हूँ। अचानक मेरे मन में ढेर सारे ख्याल आने लगे। पूरा दिमाग बस तुम ही से भरा हुआ था। यहाँ तक कि मैं हमारे साथ बिताए जाने वाले हर छोटे बड़े पल की कल्पना करने लगा, और इन्हीं एहसासों से ये धुन अपने आप बन गई। लैंग शिंकू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने झेंपते हुए कहा, छे, ये साथ में ये वो क्या होता है? तुम्हें ठीक से बात करना भी नहीं आता। मैं हंस पड़ा। अच्छा अच्छा, काफी देर हो गई है, चलो जल्दी से बर्तन निपटा लेते हैं। लैंग शिंकू ने हल्की सी आवाज निकाली और हाथ बढ़ाकर सिंक की तरफ टटोलने लगी। उसे ऐसा करते देख मैंने तुरंत उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। ये बर्तन धोने वाला सिंक है, गंदा है। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और बेबस होकर बोली, ये मेरा ही घर है, मुझे पता है सिंक कहाँ है। मैं उसे अपने साथ बर्तन धोते हुए देख रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर आई। मैंने दूसरा नल खोलते हुए कहा, ठीक है चिंकू, तुम उस तरफ वाले बर्तन धो लो, ये बड़े भगोने और कटोरे में साफ कर लेता हूँ। लैंग शिंकू ने धीरे से सिर हिलाया। फिर कुछ पल रुककर उसने ऐसे ही पूछा, तुम गाना नहीं गाओगे? मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाता रहूंगा। लैंग शिंकू ने जिद भरे अंदाज में जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं सच में सुनना चाहती हूँ, अगर गाना है तो गाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात खत्म होते ही मेरी नई नई खुली हुई सुरीली आवाज फिर पूरे रसोई घर में गूंजने लगी। मैं सिर्फ लैंग शिंकू के लिए गा रहा था। यहाँ तक कि सिस्टम भी इस माहौल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुझे इनाम में अतिरिक्त छूट दे दी। लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहां एक लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे सख्त होते जा रहे थे। लैंग लिंगर मुझे देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो मेरे चारों तरफ कोई चमकदार आभा फैल गई हो। वे दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे, साथ में बर्तन धो रहे थे, यहाँ तक कि साथ गाना भी गा रहे थे। उसे अचानक लगा जैसे वह इस पूरे दृश्य में कहीं फिट ही नहीं बैठती। ये सब आखिर ऐसा कैसे हो गया? लैंग लिंगर ने अपना सिर पकड़ लिया और मन ही मन रोने लगी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। लैंग परिवार के मुख्य दरवाजे पर मैं मुस्कुराते हुए बोला, काफी देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर लैंग शिंकू ने शांत स्वर में कहा, अगर हर बार इतना सारा खाना बनाने वाले हो तो शायद मत आया करो। मैं हंस पड़ा। मुझे पता है तुम्हें अपने होने वाले पति की रसोई में इतनी मेहनत करने की चिंता हो रही है, अगली बार कम डिशें बनाऊंगा। लैंग शिंकू बेबस होकर बोली, अरे मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो बस हमारे रसोई के चूल्हे की उम्र की चिंता है। इतना कहकर वह मुड़ी और वापस घर के अंदर चली गई। मैंने खुश होकर पीछे से आवाज लगाई, चिंकू मैं कल सुबह फिर आऊंगा। अंदर से बस एक शांत सा जवाब आया, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके तुरंत बाद मुख्य दरवाजा धीरे से बंद हो गया, लेकिन ऐसी जगह जिसे मैं देख नहीं सकता था। जैसे ही लैंग शिंकू वापस अंदर जाने लगी, उसके होंठों के कोने अनायास ही हल्के से ऊपर उठ गए। उसके चेहरे पर एक बेहद हल्की अनजानी मुस्कान खिल गई। उसी समय अचानक कोई दौड़कर उससे आकर लिपट गया। अगले ही पल रोने जैसी आवाज सुनाई दी, दीदी आप बदल गई हैं। लैंग लिंगर की बात सुनकर लैंग शिंकू बेबस होकर मुस्कुरा दी। क्या हुआ लिंगर, मैं कैसे बदल गई? ये सुनते ही लैंग लिंगर और भी उदास हो गई। दीदी आप सचमुच बदल गई हैं। जब से वो गुई हायोकेन आया है, आप अजीब सा व्यवहार करने लगी हैं। अब तो आपकी नजर में बस वही रहता है। आज सिर्फ एक ही दिन हुआ है, लेकिन मुझे तो पहले ही लगने लगा है कि इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं बची। लैंग शिंकू कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे लगा शायद सचमुच गुई हायोकेन के कारण वह अनजाने में लिंगर पर पहले जितना ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसने मन ही मन लंबी सांस भरी। मुझसे सच में गलती हो गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर प्यार से लिंगर की पीठ थपथपाई और नरम आवाज में उसे समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन बिल्कुल नहीं बदली। बस अगर हमारे लैंग परिवार को फिर से खड़ा होना है तो हमें गु परिवार की ताकत और उनके प्रभाव की जरूरत है। इसी वजह से मैं गुई हायोकेन को बर्दाश्त कर रही हूँ। हालांकि सच कहूँ तो वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी मैं सिर्फ हमारे परिवार के लिए उससे बात करती हूँ। ये सुनते ही लैंग लिंगर ने तुरंत सिर उठाया। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। सच में दीदी, मैं तो डर गई थी कि कहीं आपको गुई हायोकेन से प्यार ना हो गया हो। जब तक ऐसा नहीं है तब तक सब ठीक है। मानती हूँ कि वो आदमी थोड़ा काबिल है, खाना भी अच्छा बनाता है, ठीक ठाक गा भी लेता है, अच्छे परिवार से है और थोड़ा हैंडसम भी है, लेकिन शुक्र है कि आपको उससे प्यार नहीं हुआ, वरना मैं लैंग लिंगर इस घर में रह ही नहीं पाती। लैंग शिंकू ने मुस्कुराकर उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी दी। इतना मत सोचा करो लिंगर, मैं भला गुई हायोकेन से प्यार कैसे कर सकती हूँ, और अगर ऐसा होता भी तो मैं तुम्हें घर से क्यों निकालती। चलो अब जाओ, नहा लो, थोड़ा टीवी देख लो, फिर सो जाना। हालांकि लिंगर को अपनी बहन की बातों से तसल्ली मिल गई थी, फिर भी उसने जाते जाते दोबारा कहा, दीदी आपको सच में उस बेवकूफ आदमी से प्यार नहीं करना है, ठीक है? लैंग शिंकू कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, लिंगर फिलहाल वो तुम्हारे जीजा जी हैं, कम से कम उनका नाम लेते समय थोड़ा सम्मान तो दिखाया करो। और हाँ, तुमने कहा था ना कि मैथ्स में फेल हो गई हो, नहा लेने के बाद स्टडी में आ जाना। आज रात मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। क्या
दीदी। लैंग लिंगर पूरी तरह हैरान रह गई। अभी अभी आखिर हुआ क्या? उधर लैंग परिवार से निकलने के बाद मैंने तुरंत शाओ लिंग के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी, क्योंकि मूल कहानी में शाओ लिंग ही असली पुरुष नायक था। उसने ड्रैगन किंग पर्वत पर रहकर कई बूढ़े गुरुओं से प्रशिक्षण लिया था। उसी दौरान उसने उनकी कई खास तकनीकें सीखी। पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला भी उन्हीं बुजुर्ग गुरुओं का था। रवाना होने से पहले उन्होंने शाओ लिंग को एक ड्रैगन के आकार का जेड पेंडेंट दिया था। वह पेंडेंट उसकी पहचान था। यही साबित करता था कि वह ड्रैगन किंग हॉल का युवा उत्तराधिकारी है। ड्रैगन किंग हॉल मूल कहानी का एक बेहद विशाल और शक्तिशाली संगठन था, लेकिन आखिरकार उसी संगठन को लैंग शिंकू ने अपने हाथों से पूरी तरह खत्म कर दिया था। ये सोचते ही मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। यही तो मेरी चिंकू है। कमाल है। हालांकि अब तक मुझे समझ नहीं आया था कि आखिर लैंग शिंकू ने ड्रैगन किंग हॉल और पूरे नायक समूह के पीछे इतनी जिद के साथ क्यों पड़ी थी। लेकिन कम से कम मेरे लिए ये एक अच्छी खबर थी। पिछले जीवन में शाओ लिंग ने शेन वाना की बातें सुन सुनकर मूल शरीर के मालिक से इतनी नफरत कर ली थी कि उसने एक रात केबल कार में उसकी हत्या करने की कोशिश की। उसने तब ठंडे स्वर में कहा था, तुम मौत को खुद बुला रहे हो। बाद में उसने लैंग शिंकू पर भी घात लगाकर हमला किया और आखिरकार लैंग शिंकू अपने दिल की अधूरी इच्छाओं के साथ मर गई। लेकिन अभी कहानी की शुरुआत ही हुई थी। मेरे पास सब कुछ बदलने के लिए पर्याप्त समय था। इस बार मैं उसकी सही मायनों में रक्षा करूंगा। अगली सुबह लैंग परिवार में लैंग लिंगर पायजामा पहने सिंक के सामने खड़ी आराम से दांत साफ कर रही थी। उसी समय मैं सब्जियों और राशन का बैग लेकर उसके पास से गुजरा। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग लिंगर। कल रात बहुत देर तक जागती रही क्या? अब तुम सीनियर हाई स्कूल में हो। रात रात भर रोमांस नॉवेल पढ़ना बंद करो। दांत साफ करते हुए उसने बिना सोचे जवाब दिया, गुड मॉर्निंग जीजा जी। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, वह एकदम से ठिठक गई। उसकी पूरी नींद उड़ गई। वह फौरन मुड़ी और मेरी पीठ की तरफ देखने लगी। खाना गुई हायोकेन। अगले ही पल उसने टूथब्रश वहीं छोड़ दिया और सीधे रसोई की तरफ भागी। अरे ओ बेवकूफ गुई, क्या कर रहे हो? मैं सेंचुरी एक धोते हुए सहज स्वर में बोला। अरे लैंग लिंगर कल रात तो बड़ी खुशी खुशी खा रही थी और आज ऐसा चेहरा बना रखा है जैसे मुझे देखना भी नहीं चाहती। मैंने होंठ सिकोड़ते हुए नाश्ते की तैयारी जारी रखी। आज सुबह पोर्क और सेंचुरी एग की कांजी बनेगी। ये सुनते ही लैंग लिंगर की आंखें चमक उठी। वह खुशी से सिर हिलाने लगी। वाह, उम्मीद के मुताबिक बेवकूफ गुई तो सब कुछ बना लेता है। और हाँ, मेरे कटोरे में थोड़ा ज्यादा कटा हुआ पोर्क डालना। मुझे बहुत भूख लगी है। कल तक वही मुझे घर से निकालना चाहती थी और आज ऐसे बातें कर रही थी। मैंने तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा। ठीक है, लेकिन पहले जाकर मुंह धो लो। अभी भी होंठों पर झाग लगा हुआ है। थोड़ा तो किसी सभ्य लड़की जैसा व्यवहार करो, शैतान। इतना कहकर मैंने एक टिश्यू निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लैंग लिंगर कुछ पल उस भीगे हुए टिश्यू को देखती रही, फिर मेरी तरफ देखा। वह एक पल के लिए चुप रह गई। फिर झेंपते हुए उसने झटके से टिश्यू छीन लिया। किसे शैतान बोल रहे हो? मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। बस रुको, मैं अभी दीदी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। इतना चिल्लाते हुए वह रसोई से बाहर भाग गई। मैं सिर्फ बेबस होकर सिर हिलाकर रह गया। अचानक मेरे दिमाग में एक दृश्य कौंध गया। झूशो खून के तालाब में गिरा पड़ा था। दूर से आंखों पर पट्टी बांधे एक लड़की घबराई हुई उसकी तरफ भाग रही थी। दीदी, आपने मेरी हार्ट मेरिडियन का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया। मुझे पता था आप मेरी आंखों की रोशनी वापस ला सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उन्हें उकसाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। याद आया, यही तो लैंग लिंगर का अंत था। मैंने अचानक गहरी सांस ली। 1 मिनट, अब मुझे समझ आया लैंग शिंकू आखिर अंतिम खलनायिका क्यों बनी थी। अगर सचमुच ऐसा है तो अब से मुझे लंबे समय तक लैंग लिंगर पर भी नजर रखनी होगी। किसी और वजह से नहीं, बल्कि उस दर्दनाक भविष्य को रोकने के लिए। मैं चाहता हूं कि लैंग शिंकू अपनी ताकत बनाए रखे, लेकिन अपने परिवार की कुर्बानी देकर नहीं। मैं इस त्रासदी को हर हाल में रोकूंगा। ये सोचते ही मेरी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। सुरक्षा के लिए मैंने अपने बचे हुए सारे सिस्टम पॉइंट्स नजदीकी लड़ाई की क्षमता बढ़ाने में लगा दिए। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, अपनी साली को बचाना और सच्चे प्रेम लक्ष्य को दिल टूटने से बचाना, इसे भी शुद्ध प्रेम का कार्य माना जाएगा। सिस्टम इससे अत्यंत संतुष्ट है। ऊपर स्टडी रूम में लैंग शिंकू शांत बैठी किताबों के पन्ने पलट रही थी। अचानक उसे जैसे किसी की आहट सुनाई दी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। फिर उसने दरवाजे की दिशा में मुड़कर सपाट आवाज में कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ आने का निमंत्रण दिया था। ये सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कान फैल गई। पता नहीं क्यों चिंकू का ऐसा ठंडा लहजा मुझे बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं करता था, बल्कि मुझे उसकी तरफ और भी खींच लेता था। मैं धीरे से उसके सामने बैठ गया और प्यार से उसके बिखरे बाल ठीक करने लगा। तुमने बुलाया नहीं, लेकिन मुझे साफ याद है कि कल रात तुमने कहा था जब चाहो तब आ सकते हो, और फिर अगर मैं नहीं आऊंगा तो तुम्हारे लिए नाश्ता कौन बनाएगा चिंकू? वैसे चिंकू, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? लैंग शिंकू ने महसूस किया कि मैं उसके पास आकर उसके बाल ठीक कर रहा हूँ, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं हटाया। वह बस शांत स्वर में बोली, जो भी हो। उसके इस जवाब का मतलब नम भी हो सकता था। असल में मेरे आने से उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि कहीं ना कहीं वह मन ही मन खुश भी थी।
लेकिन वह कभी यह स्वीकार नहीं करती कि उसे मेरे आने का इंतजार था। उसने आगे कहा, और जहां तक मुझे ये पता चलने की बात है कि तुम आए हो, अंधे लोगों की बाकी इंद्रियां ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। ये सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी उम्मीद थी, हमारी चिंकू सबसे अलग है। मैं तुम्हारी तारीफ में सिर्फ 2 शब्द ही कह सकता हूँ। लैंग शिंकू थोड़ी उलझन में पड़ गई। कौन से 2 शब्द? मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। होली, मेरी बात पूरी होने से पहले ही लैंग शिंकू बिना कुछ कहे खड़ी हो गई और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ठीक है, चलो। तुमने आज सेंचुरी एग और लीन पोर्क की कांजी बनाई है ना? इस बार सचमुच मैं चौंक गया। तुम्हें यह भी पता चल गया? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मैंने अंदाजा लगाया था, बस थोड़ा सा शक था। मैंने अविश्वास से कहा, सच में? लैंग शिंकू ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने शांत स्वर में जोड़ा, लिंगर दौड़ती हुई आई थी, उसी ने बताया। मैं फिर से हक्का बक्का रह गया। अरे वाह चिंकू, तुम मजाक भी कर लेती हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। हालांकि वह खुद नहीं देख सकती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इस वक्त उसका चेहरा बेहद प्यारा लग रहा होगा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा, तो फिर हमारी महान श्रीमती शिंकू, क्या तुम्हें पता है कि अब मैं क्या करने वाला हूं? लैंग शिंकू एक पल के लिए चौंक गई। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। क्या करने वाले हो? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके दोनों पैर जमीन से ऊपर उठ चुके हैं। उसकी कमर और पैरों को किसी ने मजबूती से थाम लिया था। तभी उसे एहसास हुआ, गुई हायोकेन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था, और वह भी सीधे गोद में। लैंग शिंकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत छूटने की कोशिश करने लगी। ये क्या कर रहे हो? मुझे अभी नीचे उतारो। अगर लिंगर ने हमें इस हालत में देख लिया तो? लेकिन मैं भला ऐसा मौका कैसे छोड़ता? मैंने उसे और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्यारी चिंकू पत्नी, तुम कितनी कंजूस हो, मुझे गले तक नहीं लगाने देती। ऐसे तो आगे चलकर हमारे बच्चे कैसे होंगे? ये सुनते ही लैंग शिंकू का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने अपनी छोटी सी गुलाबी मुट्ठी उठाकर मेरे सीने पर हल्का मुक्का मारा। बदमाश, मुझे नीचे उतारो। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहती हूँ? लेकिन जितना वह छूटने की कोशिश करती, मैं उतना ही मुस्कुराता। मैं तो तुम्हें उठाकर सीधे डाइनिंग टेबल तक ले जाऊंगा। मैं उसे लेकर कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक मैंने महसूस किया लैंग शिंकू ने सिर झुका लिया था। वह बिल्कुल चुप हो गई थी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत उसे नीचे उतार दिया और जल्दी जल्दी माफी मांगने लगा। चिंकू, सॉरी, गलती हो गई, मेरी ही गलती थी। लेकिन अगले ही पल लैंग शिंकू ने सिर उठाया। उसके होंठों के कोने पर जीत भरी मुस्कान थी। उसने 2 उंगलियां उठाकर वी का निशान बनाया और बोली, अब स्कोर 2-1 हो गया। मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया। फिर अचानक मुझे सारी बात समझ आ गई। मैं बेबस होकर सिर हिलाने लगा। मुझे देखकर लैंग शिंकू भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वह हल्के से हंसते हुए बोली, अब समझ आया, मुझे छेड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। हाँ हाँ, अब समझ गया। मैं तो तुमसे डरने लगा हूं। चलो। लैंग शिंकू ने दिखावे के लिए थोड़ा हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आधे सेकंड बाद ही उसने मानो हार मान ली और चुपचाप मेरे साथ चल दी। डाइनिंग टेबल पर लैंग लिंगर बिल्कुल बुझी हुई बैठी थी, क्योंकि मैं पूरे समय चम्मच से लैंग शिंकू को एक एक कौर अपने हाथों से खिला रहा था और साथ साथ उसके कानों में मीठी बातें भी कर रहा था। चिंकू, स्वाद कैसा है? लैंग शिंकू ने गंभीर चेहरा बनाए जवाब दिया, बस ठीक ठाक। असल में उसे खाना बहुत पसंद आया था, लेकिन वह मानना नहीं चाहती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर अगली बार भी तुम्हारे लिए यही बनाऊंगा। ये सुनते ही लैंग शिंकू तुरंत बोली, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि मुझे ये पसंद है? उसने जोर देकर कहा। ठीक ठाक का मतलब ये भी हो सकता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं हंस पड़ा। लेकिन मैं साफ देख सकता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया है। लैंग शिंकू ने गर्व से नाक सिकोड़ ली। अच्छा, तुम्हें ऐसा भ्रम कैसे हो गया? मैंने कुछ पल सोचा और फिर हंसते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि हर बार खाना खत्म होने के बाद तुम अपने होंठ चाटती हो। लैंग शिंकू एकदम सन्न रह गई। क्या मैं ऐसा करती हूँ? धत! उसके कान पल भर में लाल हो गए। शर्माते हुए उसने मेरी जांघ पर हल्का सा मुक्का मारा। दूर हटो। मैंने हंसते हुए उसका वहीं हाथ पकड़ लिया। हाँ हाँ चिंकू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वह झेंप कर बोली, खाना खाते वक्त ऐसी अजीब बातें मत किया करो। उधर लैंग लिंगर गुस्से से अपना चम्मच चबा रही थी। धत धत तेरे की, एक मामूली सा आदमी मेरी आंखों के सामने मेरी बहन के साथ इतनी नजदीकियां दिखा रहा है। ये कमीना। लैंग लिंगर से ये सब देखा नहीं जा रहा था, खासकर पिछली रात के बाद, जब उसे पता चला था कि उसकी बहन गुई हायोकेन के करीब सिर्फ लैंग परिवार के लिए होने का नाटक कर रही है। सब कुछ सिर्फ उनके परिवार के लिए था। उसकी महान बहन अपमान सहते हुए झूठा प्यार दिखाकर एक दिन घू परिवार पर कब्जा करने और लैंग परिवार को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रही थी। लिंगर को अपनी बहन पर तरस आने लगा। दीदी ने परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, उसे लगा कि वह खुद किसी काम की नहीं है। वह साफ जानती थी कि उसकी बहन गुई हायोकेन से नफरत करती है, फिर भी परिवार के लिए उसे सब कुछ सहना पड़ रहा था और वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस अपनी बहन को यह सब सहते हुए देख सकती थी। जितना वह सोचती
उसका दिल उतना ही दुखता। काश ये सब मेरी जगह मुझे सहना पड़ता, मैं खुशी खुशी तैयार हो जाती। कुछ देर बाद वह अचानक उठ खड़ी हुई। मेरा पेट भर गया, मैं स्कूल जा रही हूँ। वह अब और यह दृश्य नहीं देख पा रही थी, इसलिए अपने दुख को दबाकर डाइनिंग टेबल छोड़कर चली गई। मैंने तुरंत उसे आवाज दी, रुको, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर लैंग लिंगर और लैंग शिंकू दोनों चौंक गईं। खासकर लिंगर ने तुरंत विरोध किया। वह घमंड से बोली, जरूरत नहीं, ये मैडम अपने बॉडी किंग पर स्कूल जाएगी। मैं हैरान रह गया। बॉडी किंग? जब मैं बाहर आया तो लैंग परिवार के गेट पर एक बेहद चमकदार तरह तरह की सजावट से सजी इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी थी। लैंग लिंगर गर्व से बोली, कौन सी स्कूटी? ये बॉडी किंग है, जानते हो, ये एक 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। मैंने बेबस होकर कहा, कमाल है, लेकिन इतनी छेड़छाड़ की हुई इलेक्ट्रिक बाइक चलाना बहुत खतरनाक होता है। बिना अनुमति वाहन में बदलाव करना गैरकानूनी भी है, जुर्माना भी लग सकता है और गाड़ी भी जब्त हो सकती है। मेरी सलाह मानो और आज मेरे साथ स्कूल चलो। ये सुनकर लैंग शिंकू ने भी सहमति में सिर हिलाया। फिर शांत स्वर में पूछा, लिंगर, मैंने तुम्हारे लिए ड्राइवर रखा था ना, फिर तुम पिछले कुछ दिनों से उस गैरकानूनी मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक बाइक से स्कूल क्यों जा रही हो? अपनी बहन की आवाज सुनते ही लैंग लिंगर घबरा गई। ओह नहीं, मुंह से निकल गया। अब उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने सिर झुका लिया और उदास स्वर में बोली, दीदी, मैं बस घर के कुछ पैसे बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने ड्राइवर को छुट्टी दे दी। मैंने तुरंत लैंग शिंकू के कान के पास झुककर धीरे से कहा, ड्राइवर हटाकर जो पैसे बचाए उन्हीं से इसने बॉडी किंग को मॉडिफाई करवाया है। यह सुनते ही लैंग लिंगर घबरा गई और गुस्से से मुझे घूरने लगी। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही लैंग शिंकू ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम्हें पता है कि वाहन में इस तरह बदलाव करना कितना खतरनाक होता है? आज के बाद तुम उस बाइक को हाथ भी नहीं लगाओगी। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर, लैंग शिंकू ने मेरी ओर मुड़कर दृढ़ स्वर में कहा, आज से तुम्हारे जीजाजी ही तुम्हें रोज स्कूल छोड़ेंगे और वापस भी लेकर आएंगे। इस समय लैंग शिंकू सचमुच लैंग लिंगर की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है। उसने तो उसके लिए खास तौर पर रखा गया ड्राइवर तक हटा दिया था और ऊपर से अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में खतरनाक बदलाव भी करवा लिया। ये सोचकर ही उसके दिल में बेचैनी भर गई। क्या मैं अब तक इसे जरूरत से ज्यादा छूट देती रही? क्या इसी वजह से यह इतनी मनमानी करने लगी है? फिर उसके मन में एक के बाद एक डरावने ख्याल आने लगे। अगर लिंगर की दोस्ती किसी गलत संगत से हो गई तो, अगर वह बाल सुनहरे रंग में रंगवा ले, कानों में ढेर सारी बालियां पहनने लगे और अजीब अजीब कपड़े पहनकर घूमने लगे तो जितना वह सोचती उतनी ही चिंता बढ़ती जाती। अनजाने में उसने गुई हायोकेन की कलाई पकड़ ली। उसे लगा कि लिंगर पर नजर रखने के लिए वह गुई हायोकेन से मदद मांग सकती है। वह कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने धीरे से उसके हाथ पर थपकी दी। फिर मैंने एक नजर लैंग लिंगर पर डाली। सुनहरे बाल, कानों में पियर्सिंग और अजीब सा फैशन। हल्की मुस्कान के साथ मैंने कहा, चिंता मत करो चिंकू, मैं लिंगर का ध्यान रखूंगा। यह सुनते ही लैंग शिंगकू ने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने सख्त चेहरे के साथ लिंगर की ओर देखा। बस, फैसला हो चुका है, इस बार तुम्हें मना करने की इजाजत नहीं है। लैंग लिंगर समझ गई कि इस बार उसकी बहन सचमुच नाराज है। आखिरकार उसने विरोध करना छोड़ दिया। सिर झुकाकर बड़बड़ाई, ठीक है। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। सच है, ऐसे शरारती बच्चों को संभालने के लिए कभी कभी बड़े होने का रौब दिखाना ही पड़ता है। घर से बाहर निकलते ही लैंग लिंगर अपना बैग पीठ पर लटकाए, सुनहरे बाल झटकते हुए नाराज चेहरे के साथ मेरे बगल में चलने लगी। गेट पर पहले से एक रोल्स रॉयस खड़ी थी। पुराने नौकर ओल्ड गांव ने आदर से कार का दरवाजा खोला और झुककर बोला, यंग मास्टर, यंग मिस। मैंने सिर हिलाया। फिर सिर झुकाए खड़ी लिंगर के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। चलो, अब इतना भी नाराज मत हो, तुम्हारे जीजाजी बस तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। वाहन में इस तरह बदलाव करना सचमुच बहुत खतरनाक होता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचो, तुम्हारी बहन रोज रो रो कर कैसी हालत कर लेती। लिंगर जानती थी कि अपनी बहन से बात छिपाकर उसने सचमुच गलती की थी, लेकिन मेरे सामने वह अपनी गलती मानना नहीं चाहती थी। उसने धीरे से नाक सिकोड़कर कहा, किसने कहा था मेरी इतनी चिंता करने को? इतना कहकर उसने अपना स्कूल बैग सीधे मेरी तरफ फेंक दिया। फिर अकड़ते हुए बोली, इसे उठाओ। मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, मेरी प्यारी लिंगर जैसा कहेगी वैसा ही होगा। ये सुनते ही लिंगर का चेहरा एकदम जम गया। वह घबराकर तुरंत कार में जा बैठी। मन ही मन बड़बड़ाई, धत्त तेरे की गुई हायोकेन, दिन भर बस ऊल जलूल बातें ही करता रहता है। कार में बैठने के बाद मैंने ओल्ड गांव से कहा, ओल्ड गांव, सीधे जियांगहाई हाई स्कूल चलो। इतना कहकर मैं सीट पर टिक गया और आंखें बंद कर लीं। मैं आगे आने वाली कहानी के बारे में सोचने लगा। सबसे पहले मुझे एक बात की पुष्टि करनी थी। मूल कहानी के अनुसार मैं, लैंग शिंकू और लैंग लिंगर तीनों विलेन पक्ष के सदस्य थे और संयोग से कहानी में एक ऐसा हिस्सा भी था जहां लैंग लिंगर की मुलाकात नायकों के समूह से होती है। समय के हिसाब से देखा जाए अब वही घटनाक्रम शुरू होने वाला था। ऊपर से देखने पर वह सिर्फ एक छोटा सा अध्याय लगता था जिसका उद्देश्य शेन नान के छोटे भाई का परिचय कराना था, लेकिन असल में लेखक उसी के जरिए पूरी कहानी के अंतिम महाविलेन की छोटी बहन से जुड़ी घटनाओं की नींव रख रहा था।
और आगे चलकर यही सब लैंगलिंगर की दुखद मौत की वजह बना। मैंने मन ही मन मुट्ठी भींच ली, इस बार ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उधर दूसरी ओर लैंगलिंगर कार की खिड़की से टिककर बैठी थी। उसका दायां हाथ गाल पर टिका था। ऊपर से वह बाहर देख रही थी, लेकिन असल में वह चोरी चोरी मुझे ही देख रही थी। सुबह सुबह आंखें बंद करके सो भी गया। अचानक उसे कुछ याद आया, अरे आज सुबह तो ये सब्जियों और सामान से भरे बैग लेकर आया था, मतलब बहुत सुबह उठ गया होगा। अगर यह आलीशान कार न होती तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह गु परिवार का सबसे बड़ा वारिस है। लिंगर के मन में सवाल उठा, आखिर ऐसा अमीर इंसान हमारे लिए खाना बनाने क्यों आता है? क्या इसे सचमुच मेरी दीदी से प्यार है? उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह जानती थी गुई वाई खोई खम मयोन अड़ीद गुई हायोकेन सचमुच उसकी बहन से दिल से प्यार करता है, लेकिन उसकी बहन के अनुसार उनका अंतिम उद्देश्य गु परिवार पर कब्जा करना था। अगर एक दिन गुई हायोकेन को सच्चाई पता चल गई तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? लिंगर उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। जब उसे सच पता चलेगा वह पूरी तरह टूट जाएगा। उसने जल्दी से सिर झटक दिया। नहीं नहीं, उसने गहरी सांस ली, फिर मन ही मन खुद को समझाया, जो भी हो मेरी बहन से प्यार करना उसी की अपनी जिद थी। अगर बाद में वह सब कुछ खो दे तो उसमें हमारी क्या गलती? अपने ही तर्कों से उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसी समय मैंने अचानक कहा, वैसे लिंगर तुम्हें मोटरसाइकिलें पसंद है ना? अगर इस बार यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया तो तुम्हारे जीजा जी तुम्हें एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करेंगे, कैसा रहेगा? मैंने पहले ही तय कर लिया था। इस समय सबसे जरूरी काम था अपनी साली की नजरों में अपनी छवि थोड़ी बेहतर बनाना, वरना आगे वह अपनी हरकतों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताएगी और वही सबसे बड़ा खतरा होगा। मेरी बात सुनकर लिंगर एकदम चौंक गई। इसे कैसे पता कि मुझे मोटरसाइकिलें पसंद हैं? उसे चुप देखकर मैंने मुस्कुराते हुए छेड़ा, क्या हुआ, इनाम नहीं चाहिए? या फिर तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं कि तुम प्रवेश परीक्षा पास कर पाओगी? लिंगर तुरंत तिलमिला उठी, किसने कहा मैं पास नहीं होंगी? मुझे तो बस डर है बाद में तुम अपना वादा ही भूल जाओगे। मैंने बेपरवाही से हाथ हिलाया, क्या तुम्हें लगता है मैं पैसों की इतनी परवाह करता हूं? अगर बाजार में तुम्हारी पसंद की बाइक नहीं मिली तो तुम्हारे लिए कस्टम डिजाइन मोटरसाइकिल बनवा दूंगा, एक दिन के अंदर तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ये सुनते ही लैंगलिंगर गहरे द्वंद्व में पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, दीदी क्या गु परिवार से निपटने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता? अब तो मेरा जमीर भी मुझे कचोटने लगा है। कुछ देर बाद जियांगहाई हाई स्कूल के मुख्य द्वार पर जैसे ही वह शानदार रोल्स रॉयस आकर रुकी, पूरा स्कूल उसकी ओर देखने लगा। वाह, कौन सा अमीर छात्र यहाँ ट्रांसफर होकर आया है? ए भगवान, हमारे जैसे साधारण स्कूल में इतनी महंगी कार। चारों तरफ छात्र छात्राएं रुक गए, हर कोई उसी कार की चर्चा करने लगा। अगले ही पल मैं आराम से कार से नीचे उतरा। मेरी सधी हुई चाल, शांत व्यक्तित्व और आकर्षक रूप देखते ही आसपास खड़े छात्र कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। कई लड़कियां तो अनायास ही उत्साह से चीख उठीं। भीड़ की हैरानी भरी निगाहों के बीच चारों ओर खुशी से तालियां और सीटियां गूंज उठीं। मैं कार के दूसरी ओर गया, दरवाजा खोला और सिर झुकाकर अंदर बैठे व्यक्ति से कुछ कहा। कुछ ही पल बाद लैंगलिंगर कार से बाहर उतरी। उसने गर्व से मेरे हाथ से अपना बैग छीन लिया, फिर मुझे घूरते हुए बोली, अगली बार इतना दिखावा मत किया करो, ठीक है? इतना कहकर वह तेज कदमों से स्कूल के गेट की ओर बढ़ गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखकर बेबस सी मुस्कान के साथ कंधे उचकाने लगा। स्पष्ट था कि वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। सचमुच कितनी जिद्दी और मन की बात छिपाने वाली लड़की है। मैंने मुस्कुराकर आसपास इकट्ठी भीड़ की ओर हाथ हिलाया। जवाब में फिर से जोरदार तालियां और उत्साह भरी आवाजें गूंज उठीं। मैं वापस कार में बैठ गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मेरे होंठों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह मेरी आंखों में ठंडा और दृढ़ भाव उतर आया। ठीक है, अब समय आ गया है कि भविष्य में होने वाली पूरी कहानी को शुरुआत में ही कुचल दिया जाए। उधर स्कूल के अंदर अभी कुछ देर पहले तक गुस्से से भरी लैंगलिंगर के चेहरे पर अब सपनों जैसी मीठी मुस्कान तैर रही थी। तभी उसकी कई सहेलियां दौड़ती हुई उसके पास आ गईं। लिंगर, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तुमने डेटिंग कब शुरू कर दी? एक लड़की ने बढ़ा चढ़ाकर कहा। हे भगवान, वो तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा था। लग्जरी कार में स्कूल छोड़ने आया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमारी आ रही हो। ये सुनकर लिंगर के मन में खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही वह थोड़ा झेप भी गई। उसने हल्का सा खांसकर खुद को संभाला और सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस आज सुबह जबरदस्ती मुझे स्कूल छोड़ने आ गया था। उसकी बात सुनते ही बाकी लड़कियों की आंखें चमक उठीं। उनमें से एक उत्साहित होकर बोली, मतलब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तो फिर क्या हमारे पास अभी भी मौका है? ये सुनते ही लैंगलिंगर के माथे पर मानो बड़ा सा सवालिया निशान बन गया। भले ही गुई हायोकेन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन किसने कहा कि तुम लोगों का कोई मौका है? जब उसने देखा कि ये सारी लड़कियां सचमुच गुई हायोकेन की गर्लफ्रेंड बनने के सपने देखने लगी हैं, तो उसके भीतर अजीब सी बेचैनी उठी।
उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम सब भूल ही जाओ, वो मेरे जीजा जी हैं। उनकी और मेरी दीदी की शादी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनके बारे में सोचना भी मत। ये कहने के बाद उसने मन ही मन सोचा, किसने सोचा था कि वो परेशान करने वाला इंसान इतना आकर्षक निकलेगा। लगता है अब मुझे अपनी दीदी की तरफ से उस पर और ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी, कहीं बाहर जाकर कोई उल्टी सीधी हरकत न कर बैठे। तभी एक लड़की बोली, अरे सुनो, शिया का नया बॉयफ्रेंड एक के टीवी क्लब का मालिक है, आज स्कूल के बाद वहां गाने चलें? शिया ने कहा है कि उसके दोस्त फ्री में गा सकते हैं, ऊपर से मुफ्त में फ्रूट प्लेट भी मिलेगी। बाकी लड़कियों ने तुरंत हाथ उठाकर हामी भर दी। समूह की अगुआ होने के नाते लैंगलिंगर भी मना नहीं कर सकती थी, लेकिन तभी उसे याद आया, गुई हायोकेन ने कहा था कि वह शाम को उसे लेने आएगा। अब क्या करूं? कुछ पल सोचने के बाद उसने मन ही मन कहा, जो होगा देखा जाएगा, और सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ समय बाद मैं जियांगहाई के शिंगी के टीवी के सामने पहुंचा। सामने खड़ी आलीशान इमारत को देखते ही मूल कहानी का एक दृश्य मेरे दिमाग में उभर आया। यही वह अध्याय था जिसे लेखक ने शेन वानर के छोटे भाई शेन तियन को कहानी में लाने के लिए लिखा था। कहानी में स्कूल के बाद लैंगलिंगर और उसकी सहेलियां गाने के लिए इसी के टीवी में आती हैं, लेकिन यहां पहुंचते ही वे देखती हैं कि जिस सहेली ने उन्हें बुलाया था उसे शेन तियन जबरदस्ती शराब पिला रहा है। जब लिंगर और उसकी सहेलियां बीच बचाव करती हैं तो शेन तियन से झगड़ा हो जाता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार पुलिस बुलानी पड़ती है। तब जाकर दोनों पक्ष अलग होते हैं। शेन वानर अपने भाई के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई सजा पाए। इसलिए उसने मूल नायक से कहा कि वह उन लड़कियों को ढूंढ कर लाए और उनसे उसके भाई से माफी मंगवाए। लेकिन नायक उनके पास पहुंच पाता उससे पहले ही शेन तियन अपने घर में मृत पाया गया। इतना ही नहीं, उसके चेहरे की पूरी खाल तक उतार दी गई थी। ये याद आते ही मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। पहले मुझे इन घटनाओं का आपसी संबंध समझ नहीं आया था, लेकिन बाद की कहानी से जोड़कर देखने पर आखिरकार मुझे सब समझ आ गया। शेन तियन की मौत के बाद शायन वानर मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई थी। उसी समय मुख्य नायक श्याओ लिन उसके साथ खड़ा हुआ। जब उसे सारी सच्चाई पता चली तो उसने गुस्से में कसम खाई कि वह शेन तियन के हत्यारे को ढूंढकर बदला लेगा। असल में शेन तियन की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण शायद लैंग शिंकू ही थी, और बाद में अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए शेन वानर ने लैंग लिंगर को जिम्मेदार ठहराया। आखिरकार श्याओ लिन ने लैंग लिंगर की हत्या करने का फैसला कर लिया। मूल कहानी में लेखक ने जानबूझकर शेन तियन और लैंगलिंगर के बीच यह पूरा घटनाक्रम इसलिए लिखा था ताकि धीरे धीरे लैंग शिंकू पूरी तरह अंधेरे में डूब जाए। लेकिन अब मैं यहाँ हूं, मैं किसी भी हालत में यह सब होने नहीं दूंगा, और इस पूरी घटना को अपने नियंत्रण में रखने की योजना भी मैं पहले ही बना चुका था। ये सोचकर मैं ओल्ड गांव की ओर मुड़ा। चलिए ओल्ड गांव, उन्होंने आदर से सिर झुकाया। जी यंग मास्टर। फिर उन्होंने पीछे खड़े लोगों की ओर हाथ उठाकर आदेश दिया, चलो यंग मास्टर के साथ अंदर चलो। अगले ही पल कई लग्जरी कारों के दरवाजे एक साथ खुले। काले सूट पहने दर्जनों आदमी बाहर निकले और मेरे पीछे पीछे शिंगी के टीवी के अंदर चल पड़े। उधर के टीवी के एक प्राइवेट कमरे में दुबले पतले शरीर वाला एक युवक सोफे पर बैठा था। उसका चेहरा ऐशो आराम और बुरी आदतों की वजह से बेहद थका हुआ लग रहा था। उसकी बाहों में स्कूल की उम्र की एक लड़की थी। उसके चेहरे पर साफ विरोध और असहजता दिखाई दे रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका नया बॉयफ्रेंड सिर्फ ग्राहकों को खुश करने के लिए उसे उनके हवाले कर देगा। शेन तियन की बाहों से निकलकर वह लड़की खड़ी हो गई और गुस्से से के टीवी मालिक की ओर देखने लगी। तभी शेन तियन ने तिरस्कार से कहा, तो यही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का सर्विस देने का तरीका? ये सुनते ही के टीवी मालिक के माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्दी से शिया की ओर देखा। इस समय उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वह सचमुच उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। वह आगे बढ़ा और जबरदस्ती उसे फिर से बैठा दिया। शिया, इतनी नासमझ मत बनो, पहले भाई तियन को खुश करो, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। क्या तुम्हें पता भी है भाई तियन कौन है? ये गो परिवार के वारिस के होने वाले साले हैं। के टीवी मालिक ने निराश नजर से शिया की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की गु परिवार की हैसियत क्यों नहीं समझ रही। अगर शेन तियन गु परिवार के सामने उनके के टीवी की दो अच्छी बातें कर दे तो उनका कारोबार पूरे जियांगहाई में फैल सकता था। उधर शेन तियन चारों तरफ मिल रही चापलूसी का भरपूर आनंद ले रहा था। वह घमंड से मुस्कुराया और बोला, सुना तुमने, मैं गुई हायोकेन का होने वाला साला हूं। आज अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो जो चाहोगी मैं दिला दूंगा। असल में शेन तियन पहले एक मामूली सड़क छाप गुंडा था, लेकिन जब उसे पता चला कि गु परिवार का वारिस उसकी बड़ी बहन के पीछे पड़ा है तो उसने हर जगह मेरा नाम इस्तेमाल करके गुंडागर्दी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वह मन ही मन मुझे बेहद नीचा समझता था, क्योंकि अपनी बहन के सामने मैं हमेशा विनम्र और शांत रहता था। उसकी नजर में मैं इस बात का उदाहरण था कि कोई अमीर घर का वारिस भी कितना बेबस हो सकता है। जब भी उसके पैसे खत्म हो जाते वह सीधे मेरे पास आ जाता। शेन वानर की इज्जत की वजह से मैं हर बार उसे 1 लाख
कभी कभी 10 लाख तक दे देता, इतना कि वह कई दिनों तक ऐश कर सके। ये सब सुनकर शिया ने निराश होकर सिर झुका लिया। उसने पूरी तरह हार मान ली थी। यह दृश्य देखकर कमरे में बैठे बाकी लोग भी शोर मचाने लगे। भाई तियन जिंदाबाद, क्या दबदबा है, लगता है गु परिवार का वारिस भी इन्हें सर कहकर बुलाएगा। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, अरे गु परिवार का वारिस क्या चीज है, वो तो हमारे भाई तियन की बहन का पालतू कुत्ता है। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, प्राइवेट कमरे का दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर खुल गया। ओल्ड गांव सबसे पहले अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही कमरे में मौजूद हर इंसान एक पल के लिए जड़ हो गया। अगले ही क्षण काले सूट पहने दर्जनों आदमी तेजी से भीतर घुस आए और देखते ही देखते पूरा प्राइवेट रूम लोगों से भर गया। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इस बार उन्होंने किसी ऐसे शख्स से दुश्मनी मोल ले ली है जिससे उलझना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। शेनियन डर के मारे सोफे पर ही ढह गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रुको, मैं गो ह्योकेन का साला हूं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओल्ड गांव ने उसकी तरफ तिरस्कार भरी नजर डाली और ठंडी हंसी हंसा। ये बात थोड़ी देर बाद खुद हमारे यंग मास्टर से कहना। उसके इतना कहते ही शेनियन और उसके साथियों को कुछ समझने का भी मौका नहीं मिला। काले कपड़ों वाले लोग उन पर टूट पड़े और सभी को जमीन पर दबोच लिया। शेनियन पूरी तरह घबरा चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज गु ह्योकेन का नाम भी उसे नहीं बचा पाया। ये आखिर हो क्या रहा है? पहले तो जहां भी मुश्किल आती थी बस गु ह्योकेन का नाम लेते ही सब शांत हो जाता था। फिर आज ऐसा क्यों? उसी समय ओल्ड गांव ने दरवाजे की ओर सम्मान से झुककर कहा, यंग मास्टर, सब कुछ तैयार है। बाहर से एक शांत आवाज आई। हाँ। फिर धीरे धीरे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। शेनियन का दिल अचानक धक से रह गया। ये आवाज कहीं सुनी हुई लग रही है। उसने घबराकर सिर उठाया। दरवाजे से अंदर आता हुआ चेहरा देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। गु ह्योकेन, उसने अविश्वास से चीखते हुए कहा, ये सारे लोग तुम्हारे हैं? उसका चेहरा पल भर में बदसूरत हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया हो। मैं शांत कदमों से अंदर आया। मेरी नजर जमीन पर दबाए गए लोगों पर एक बार घूमी और फिर सीधे शेनियन पर जाकर टिक गई। मैं उसके सामने पहुंचा। सभी की हैरानी भरी निगाहों के बीच मैंने अपना चमड़े का जूता उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर लात मार दी। आह! शेनियन दर्द से चीख उठा। वह गुस्से और सदमे से मुझे घूरने लगा। गु ह्योकेन, आखिर ये सब क्या है? मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है, अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। इतना कहकर मैंने हल्का सा इशारा किया। मेरा एक आदमी आगे आया और एक फाइल मेरे हाथ में रख दी। मैंने वह दस्तावेज शेनियन के सामने फेंक दिया। इसमें वो सारी रकम दर्ज है जो मैंने पिछले कई सालों में तुम्हें उधार दी थी। कुल 23 करोड़ 48 लाख नहीं, 23.48 मिलियन। अगर तुम ये पैसा वापस नहीं कर पाए तो बड़े स्तर की धोखाधड़ी के आरोप में तुम्हें उम्र भर जेल में सड़ना पड़ सकता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने हर जगह मेरा नाम इस्तेमाल करके जाने कितने गैर कानूनी काम किए हैं। उन सारे अपराधों का हिसाब जोड़ लिया जाए तो तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। ये सुनते ही शेनियन की पूरी दुनिया जैसे बिखर गई। वह वहीं बैठ गया। चेहरे पर सिर्फ अविश्वास था। घबरा कर वह चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो गु ह्योकेन? वो पैसे तो तुमने खुद मुझे दिए थे। मैंने कुछ पल सोचा, फिर शांत स्वर में कहा, हर बार जब तुमने पैसे मांगे तुमने खुद उसे उधार कहा था। हमारी सारी चैट हिस्ट्री अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। शेनियन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्या भाई, तुम इतने अमीर हो? मैंने उधार शब्द तो बस शिष्टाचार में कह दिया था। क्या सच में उम्मीद थी कि मैं कभी वो पैसे लौटाऊंगा? और तुम जैसे बड़े खानदान के वारिस मेरे जैसे इंसान के खिलाफ कानून का सहारा लोगे? यहां तक कि पुलिस तक पहुंच जाओगे? थोड़ी तो रईसी दिखाओ। किसी बड़े घराने के वारिस को कभी अदालतों के चक्कर लगाते देखा है? ये सोचते हुए उसने हकलाते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने सिर हिलाया, फिर खड़ा होकर बिल्कुल सपाट आवाज में बोला, तो फिर जेल चले जाओ। ये सुनते ही शेनियन बुरी तरह घबरा गया। वह जल्दी से चिल्लाया, मेरी बहन के पास पैसे हैं, मैं अपनी बहन से दिलवाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैं मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, 3 दिन के अंदर शेनवाना खुद पैसे लेकर मेरे सामने आए, वरना अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार रहना। ये सुनते ही शेनियन को लगा कि वह मेरा असली मतलब समझ गया है। साथ ही उसके भीतर डर और भी गहरा हो गया। बड़े घरानों के लोग सचमुच किसी से कम नहीं होते। मैं तो समझता था कि गु ह्योकेन मेरी बहन का दीवाना है, लेकिन अब लगता है कि मेरी बहन ने उसे बार बार ठुकराया, इसलिए उसका सब्र खत्म हो गया। नहीं, मुझे हर हाल में दीदी और गु ह्योकेन को साथ लाना होगा। मैं अपनी ये ऐशो आराम वाली जिंदगी खो नहीं सकता। ये सोचकर वह जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा। ठीक है, मैं जरूर अपनी बहन को तुम्हारे पास भेजूंगा। मैंने उसकी ओर दोबारा देखा तक नहीं, बस मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ओल्ड गांव, बाकी सब तुम संभाल लो। जी यंग मास्टर। ओल्ड गांव ने आदर से सिर झुका दिया। फिर उसने पूछा, यंग मास्टर, अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया। उसे सिर्फ मेरी पीठ दिखाई दे रही थी। मेरी आवाज धीरे से पीछे गूंजी, चिंकू के लिए दोपहर का खाना बनाने। उधर लैंग परिवार के अध्ययन कक्ष में, जहां आमतौर पर
सिर्फ लैंग शिंकू रहती थी। आज वहां एक और महिला मौजूद थी। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी और वो एक घुटने के बल झुककर आदर से बोली, मास्टर, हमारी जांच में उस हत्याकांड में शामिल लोगों में से एक का पता चल गया है। ये सुनते ही लैंग शिंकू का हाथ रुक गया। उसकी भौहों के बीच अचानक बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। वह झटके से खड़ी हो गई। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ जानलेवा क्रोध फिर से जाग उठा। उसने हाथ में पकड़ी किताब जोर से मेज पर दे मारी। कमरे में भारी आवाज गूंज उठी। वह उसी महिला की दिशा में मुड़ी। उसकी आवाज हत्या की ठंडी इच्छा से भरी हुई थी। बताओ, कौन है वो? 5 साल, पूरे 5 साल से वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। उस नरसंहार की सच्चाई आखिरकार सामने आने लगी थी। भले ही अभी सिर्फ एक अपराधी का सुराग मिला था, लेकिन इसका मतलब था कि वह असली गुनहगार तक पहुंचने से अब एक कदम और करीब आ चुकी थी। पट्टी बांधे महिला ने तुरंत सिर झुका लिया। मास्टर, उसका नाम लिनफोंग है। वह डेथ गॉड नाम के संगठन की सदस्य है, लेकिन जब हमने उसे खोजा तब तक उसने अपना परिवार बसा लिया था। और इस पूरे मामले के पीछे असली ताकत शियांगहाई नहीं था। लैंग शिंकू ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर उठ रहे उफनते क्रोध को धीरे धीरे दबाने की कोशिश की। वह महिला पहले से जानती थी कि यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने पूरी जांच करके ही रिपोर्ट दी थी। कुछ पल बाद लैंग शिंकू की आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से भी ज्यादा ठंडी। शायद लिनफोंग को ढूंढो, उसके मुंह से हर वह जानकारी निकलवाओ जो उसके पास है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मुझे उसके पास मौजूद हर सच जानना है। उसकी आवाज पूरे कमरे में ऐसी गूंजी कि मानो हवा तक जम गई हो। अध्ययन कक्ष का माहौल डरावना हो उठा। मुंह ने घबराकर निगल लिया। उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा मास्टर। उसके शब्द समाप्त होते ही उसके पैरों के नीचे एक काला साया उभरा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर उसी अंधेरे में समा गया और वह गायब हो गई। कुछ देर बाद लैंग शिंकू ने आखिरकार अपनी हत्या की इच्छा पर काबू पाया। उसने लंबी सांस ली। उसका मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन भीतर गहरा दर्द अब भी मौजूद था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, माँ, पिताजी, दादाजी, दादी, मैं कसम खाती हूँ उस दिन की पूरी सच्चाई जरूर पता लगाऊंगी। जिस खंजर ने उस रात मेरी आंखों पर हमेशा के लिए निशान छोड़ दिया था, उसी खंजर से मैं तुम सबका बदला लूंगी। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसकी हथेली में धीरे धीरे एक पुराना खंजर उभर आया। उसकी धार पर कई रहस्यमयी प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे, जिन्हें समझ पाना आसान नहीं था। यही वही खंजर था जिससे लैंग शिंकू ने उस रात अपनी आंखों को घायल किया था। जैसे ही उसकी उंगलियां उस खंजर को छूने लगीं, बीते दिनों की अनगिनत यादें उसके मन में बाढ़ की तरह उमड़ने लगीं। लैंग शिंकू के मन में बीती हुई यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उस खंजर का नाम नाइट विजन था। यही नाम एक प्राचीन ग्रंथ का भी था। वह पूरा ग्रंथ अब लैंग शिंकू की स्मृतियों में समाया हुआ था। उसने न केवल उसकी याददाश्त को असाधारण बना दिया था, बल्कि उसकी समझने और सीखने की क्षमता भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसी ग्रंथ ने उसे इस दुनिया में मौजूद एक रहस्यमय क्षेत्र, अंधकार लोक के अस्तित्व से भी परिचित कराया था। ये सोचते हुए लैंग शिंकू ने धीरे से अपनी आंखों को छुआ और उन्हें हल्के से खोल दिया। लोग जिस तरह किसी अंधे व्यक्ति की आंखों की कल्पना करते हैं, उसकी आंखें वैसी बिल्कुल नहीं थीं। उसकी पुतलियों पर विचित्र और रहस्यमयी मुहरें अंकित थीं, मानो किसी ने उसकी शक्ति को बंद करके रखा हो। उस प्राचीन ग्रंथ की स्मृतियों के अनुसार उसकी शक्ति बेहद रहस्यमयी थी। रात को अपने भीतर संभालो, रात को समझो और स्वयं रात बन जाओ। जो व्यक्ति पूरे 5 वर्षों तक अंधकार को सहन कर लेगा, वही प्रकाश लौटने के क्षण मानव सीमाओं को तोड़कर अपराजेय बन जाएगा। 5 साल, लैंग शिंकू ने धीमे स्वर में खुद से कहा। फिर उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर लीं। उस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार उसे केवल 5 वर्षों तक अंधकार में जीना था। जब उसकी दृष्टि वापस लौटेगी, उसी क्षण वह साधारण मनुष्यों की सीमाएं तोड़कर एक अतुलनीय अस्तित्व बन जाएगी। उससे पहले वह सिर्फ एक सामान्य इंसान थी, लेकिन सौभाग्य से उस ग्रंथ की स्मृतियों ने उसे अनगिनत सहारे दिए थे। उसी के कारण उसे नाइट नाम की एक विशेष शक्ति भी विरासत में मिली थी। यह संगठन किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि केवल उस खंजर को पहचानता था। जिसके हाथ में वह खंजर होता, वही इस शक्ति का स्वामी माना जाता। इन वर्षों में लैंग शिंकू ने इसी नाइट संगठन की सहायता से असंख्य महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई थीं। उसने धीरे से खंजर को वापस छिपा दिया और गहरी सांस ली। मुंह से अचानक यह खबर सुनकर उसका मन बुरी तरह विचलित हो गया था। लैंग शिंकू, अब आगे तुम्हारे सामने और भी अधिक दुश्मन आने वाले हैं। तुम्हें पहले से भी अधिक शांत, पहले से भी अधिक संयमित रहना होगा। ये सोचकर उसने अपनी छड़ी टटोलनी शुरू की। अगर उसका अनुमान सही था तो अब दोपहर हो चुकी थी। लिंगर भी घर पर नहीं थी, सो उसने सोचा कुछ हल्का फुल्का खाकर काम चला लेगी। उसी समय छड़ी हाथ लगने से पहले ही एक मजबूत, गर्म और भरोसा देने वाले हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। फिर एक परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी, चिंकू, क्या सोच रही हो? इतनी देर से खिड़की के पास खोई खोई क्यों खड़ी हो? मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उलझन में उसे देख रहा था, लेकिन लैंग शिंकू चुप रही। घू ह्योकेन आखिर कब आया? उसने क्या देखा, उसने क्या सुना? उसके भीतर फिर से उथल पुथल मच गई। वह खंजर उसका सबसे बड़ा राज था। उसी के सहारे वह असली हथियारों तक पहुंच सकती थी। वह यह जोखिम नहीं उठा सकती थी कि गू ह्योकेन ने सब कुछ देख लिया हो और जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहा हो। और वह यह दांव भी नहीं खेल सकती थी
कि उस पुराने नरसंहार में गू परिवार का कोई हाथ नहीं था। अगर अगर गू हियोकेन, उसकी सांसों की गति बदल गई। दिल में गहरा द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। भले ही इस समय गू हियोकेन सिर्फ एक साधारण इंसान था, लेकिन उस खंजर की शक्ति इतनी भयानक थी कि एक ही सांस के भीतर किसी की जान ली जा सकती थी। उधर मैं बिल्कुल अनजान था। मैंने हैरानी से अपने हाथ का उल्टा हिस्सा उसके माथे पर रखा। बुखार तो नहीं है, नहीं, तापमान तो बिल्कुल सामान्य है। उसी क्षण लैंग शिंकू ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले लिया। इतनी नजदीकी से मैं एक ही वार में उसे खत्म कर सकती हूँ, उसके बाद मुंह आकर सबूत भी साफ कर देगी। अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो हर संभावित खतरे को अभी खत्म करना होगा। ये सोचकर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लिंगर की चिंता कर रही हो ना? फिक्र मत करो, मैं उसे सुरक्षित स्कूल छोड़ आया हूँ। सिर्फ स्कूल ही नहीं छोड़ा, मैंने तो भविष्य की कहानी तक बदल दी है। वैसे चिंकू, आज दोपहर खाने में क्या खाना चाहोगी? मेरी लगातार चलती बातें उसके कानों में पड़ती रहीं। न जाने क्यों वह खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पा रही थी। मैं आखिर क्यों नहीं कर पा रही? धत, आखिरकार उसने मन ही मन हार मान ली। उधर मुझे भी महसूस हुआ कि वह कुछ अलग व्यवहार कर रही है। मैं थोड़ा घबरा गया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तभी लैंग शिंकू ने सपाट चेहरे के साथ कहा, तुम जानते हो, तुम सचमुच बहुत परेशान करने वाले इंसान हो। मैं हंस पड़ा। बिल्कुल चिंकू, तुम इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत हो कि मैं तो हर दिन तुम्हें यूं ही तंग करना चाहता हूँ। लैंग शिंकू मन ही मन मुस्कुरा उठी, लेकिन चेहरे पर वही ठंडापन बनाए रखते हुए बोली, जैसे मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं हल्के से हंसा। तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं, बस मुझे तुम्हारी परवाह करने दो चिंकू। मैंने देखा उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। मेरे चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। मन ही मन मैं और भी खुश हो उठा। अच्छा, अब और नहीं छेड़ूंगा। बताओ दोपहर में क्या खाना है? डींग नहीं मार रहा, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। असल में लैंग शिंकू को भूख लगी थी, लेकिन वह ये बात मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने बेरुखी से कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं तो वैसे भी कुछ भी खाकर काम चला लेती। तुम घू परिवार के युवा मालिक हो, मेरे लिए नौकरों की तरह रसोई में जाकर खाना बनाने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनते ही मैं तुरंत समझ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? चिंकू यूं ही कुछ भी खाकर काम चला ले, ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज बस 2-4 साधारण से व्यंजन बना देता हूँ। लैंग शिंकू ने हामी तो भर दी, लेकिन ताना मारना नहीं छोड़ा। जो मन करे वही करो। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं आराम से उसके पास बैठ गया। चिंकू, आज मौसम कितना अच्छा है, चलो थोड़ी देर बाहर टहलाते हैं। लैंग शिंकू ने बिना सोचे सिर हिला दिया। नहीं, समय पहले ही बहुत कम है। क्या अब तुम चाहते हो कि मैं घूमने फिरने में भी समय बर्बाद करूं? कितनी अजीब बात करते हो। मैंने हार नहीं मानी। अरे मेरी प्यारी पत्नी, काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, आराम भी उतना ही जरूरी है। और मेरी नजर में चिंकू, तुम बस शर्मीली हो, इसलिए बाहर नहीं जाना चाहती। लैंग शिंकू को ऐसा लगा जैसे उसके कानों के पास कोई मक्खी लगातार भिन भिना रही हो। आखिर उसने दोनों कान बंद कर लिए और झुंझलाकर चिल्ला उठी, बस बस बस, दूर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आखिरकार मैं उसका हाथ थामे बगीचे की पगडंडी पर धीरे धीरे चलने लगा। मुझे महसूस हुआ वह जैसे किसी पुरानी याद में खो गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, चिंकू, तुम्हारा यह बगीचा सचमुच बहुत सुंदर है। हर पेड़ पौधा इतनी खूबसूरती से लगाया गया है। उसकी तंद्रा टूटी, धीमे स्वर में बोली, हाँ जरूर सुंदर होगा, क्योंकि जब मेरे पिता जिंदा थे ये उनका सबसे प्रिय बगीचा था। इतना कहते ही उसकी आवाज बुझ सी गई। उसका मन फिर भारी हो उठा। मैंने गहरी सांस ली। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि उसे कैसे दिलासा दूं। शायद उसने मेरी झिझक महसूस कर ली। वह शांत स्वर में बोली, इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। मेरे पिता की मौत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। कम से कम अभी तक मुझे यही लगता है कि उस घटना से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कौन यकीन से कह सकता है कि गू परिवार का भी उस हादसे से कोई संबंध नहीं था। यही वह डर था जिसकी वजह से लैंग शिंकू हमेशा मुझसे एक दूरी बनाए रखती थी। मैंने उसकी आवाज में आया बदलाव साफ महसूस कर लिया। मैंने गंभीर होकर कहा, चिंकू, मुझ पर भरोसा करो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब कभी किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। लैंग शिंकू हल्के से मुस्कुराई, मेरी रक्षा करेगा। इस दुनिया में अभी कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते गू हियोकेन। तुम अभी सिर्फ एक साधारण इंसान हो। तुम आखिर कब तक मेरे साथ चल पाओगे? उसने मन ही मन यह सोचकर आगे विचार करना बंद कर दिया। फिर शांत स्वर में बोली, सुरक्षा सिर्फ कह देने से नहीं मिलती, उसे कर्मों से साबित करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि तुम्हारे मन में मेरी रक्षा करने की इच्छा तो है। इतना कहकर लैंग शिंकू ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे चेहरे को हल्के से छू लिया। लैंग शिंकू ने धीरे से मेरा गाल छुआ। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। जो भी हो, धन्यवाद। उस पल ऐसा लगा मानो पूरे बगीचे में समय थम गया हो। मैं बिल्कुल जड़ हो गया। ओह, लगता है मैं सचमुच प्यार में पड़ गया हूँ। इस बार शायद मैं सच में लैंग शिंकू से प्यार करने लगा था। उधर हमेशा शांत और संयमित रहने वाली लैंग शिंकू का चेहरा भी हल्का सा लाल पड़ गया। कितनी शर्मनाक बात है, मैंने इतनी भावुक बात आखिर कह कैसे दी? नहीं नहीं, मुझे अभी तुरंत वापस स्टडी में जाना होगा। वह अभी मुझसे कहने ही वाली थी कि उसे स्टडी तक छोड़ दूं, तभी मैंने उत्साह से पुकारा, चिंकू। लैंग शिंकू ठिठक गई। अब क्या हुआ? मैं मुस्कुराया। मुझे फिर से प्रेरणा मिल गई है। वह थोड़ी हैरान हुई। प्रेरणा? इस बार किस बात की? मैंने उत्साहित होकर कहा। अभी अभी मेरे दिमाग में एक और नया गाना आया है। चिंकू, सुनोगी?
उसके मन में हल्की सी जिज्ञासा जाग उठी। अभी फिर एक नया गाना। उसे पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे उत्साह पर पानी फेरने का उसका मन भी नहीं हुआ। आखिर उसने धीरे से कहा, ठीक है गाओ, लेकिन उसके बाद मैं वापस स्टडी में जाकर पढ़ूंगी। मैंने तुरंत सिर हिलाया, पक्का। लैंग शिनकू ने भी चुपचाप हामी भर दी। अगले ही पल मैंने गाना शुरू किया। मैंने बारिश की बूंदों को घास पर गिरते सुना, दूर कहीं स्कूल की घंटी बजती सुनी, लेकिन तुम्हारी आवाज कभी नहीं सुनी, जो सच में मेरा नाम पुकार रही हो। जब मैं तुमसे प्यार करने लगा तब मुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता था। बाद में ही समझ पाया कि ये एहसास कितना गहरा होता है। ये गीत सुनते ही लैंग शिनकू का दिल जोर से धड़क उठा। यह एक स्त्री और पुरुष के प्रेम पर आधारित गीत था और उसने उसके दिल को सीधे छू लिया। मैं उसके पास गया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। चिंकू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। क्या तुम मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करने का मौका दोगी? लैंग शिनकू धीरे धीरे होश में आई। उसने शांत स्वर में केवल एक शब्द कहा, नहीं। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। फिर उसने सपाट आवाज में कहा, तुम अभी बहुत कमजोर हो। मेरी रक्षा करने की बात मत करो, बल्कि मुझे ही तुम्हारी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरे आदमी बने तो शायद बहुत जल्दी मारे जाओगे। उसने ये बात मजाक में नहीं कही थी। उसके कंधों पर अभी भी वर्षों पुरानी नफरत और बदले का भारी बोझ था। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं उल्टा बेहद खुश हो गया। मैंने चमकती आंखों से पूछा, चिंकू, क्या तुम्हारा मतलब? लैंग शिनकू ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, खुद समझ लो। मैं तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे चिंकू, मेरी गलती थी। चिंकू, सुनो ना। उधर चेन फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ ऑफिस में इन दिनों शेन वॉर्नर का मूड बेहद खराब था। उसकी निजी सचिव झोंगचिंग सिर झुकाए घबराई हुई खड़ी थी। प्रेसिडेंट शेन, हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। जो कंपनियां पहले हमारे साथ काम करती थीं, उन्होंने अचानक सारे ऑर्डर रद्द कर दिए हैं और अपना निवेश भी वापस ले लिया है। अभी हमारी उत्पादन इकाई लगभग बंद होने की स्थिति में है। अगर जल्द नए साझेदार नहीं मिले। झोंगचिंग की हर बात शेन वानर के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। वह बेचैन होकर बोली, ये सब आखिर कैसे हो गया? ऐसा क्यों हो रहा है? झोंगचिंग गुस्से में बोली, प्रेसिडेंट शेन, वे सारे कारोबारी बहुत घटिया निकले। लगता है जैसे सबने मिलकर पहले से योजना बना रखी थी। एक साथ सबने हमारे ऑर्डर रद्द कर दिए। ये शब्द सुनते ही शेन वानर अचानक चुप हो गई। अगर सचमुच सबने एक साथ ऐसा किया है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गू ह्योकन, तो आखिर तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और संपर्क सूची खोली। उसकी उंगली एक नाम पर जाकर रुकी, गू ह्योकन। उसने तुरंत कॉल मिलाई, लेकिन दूसरी तरफ से केवल मशीन की आवाज आई, क्षमा करें, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह फिलहाल बंद है। शेन वानर का चेहरा बदल गया। वह अविश्वास से फोन को देखने लगी। नंबर तो बिल्कुल सही है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक उसके मन में एक संभावना कौन थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। उसने तुरंत चैट विंडो खोली और संदेश भेजा, गू ह्योकन, क्या तुम हो? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। संदेश के सामने लाल रंग का विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। उसे ब्लॉक किया जा चुका था। उसका दिल अचानक शिकायत और पीड़ा से भर उठा। आखिर क्यों? उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? वह बिना देर किए ऑफिस से निकल पड़ी। उसे मुझसे मिलना ही था। दोपहर हो चुकी थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे और लैंग शिनकू के बीच की दूरी पहले से काफी कम हो गई है। मेरे होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। शुरुआत में मैं सिर्फ दुखद भविष्य से बचने के लिए उसके करीब आया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं सचमुच इस अनमोल लड़की से प्यार करने लगा हूं। कुछ देर बाद ओल्ड गांव ने कहा, यंग मास्टर, हम पहुंच गए। मैंने कार की खिड़की से बाहर देखा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। छात्र छात्राएं बाहर निकल रहे थे, लेकिन लैंग लिंगर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। 10 मिनट बीत गए। मैंने हल्का सा भौहें चढ़ाई। ये लड़की आखिर कर क्या रही है? तभी किसी ने कार की खिड़की पर दस्तक दी। मैंने शीशा नीचे किया। बाहर एक अनजान लड़का खड़ा था। उसने पूछा, क्या आप लैंग लिंगर को लेने आए हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? लड़का थोड़ा झिझका। सुबह मैंने आपको उसे स्कूल छोड़ते देखा था। मैं भी उसी की क्लास में हूँ। आज उसने दोपहर की छुट्टी ले ली। शायद वह अपने दोस्तों के साथ कराओके गाने गई है। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। आखिर कहानी फिर उसी दिशा में बढ़ गई। वह फिर गाने चली गई, लेकिन इस बार मैंने पहले ही उस घटना को बदल दिया था। इसलिए शायद अब लिंगर और उसके दोस्तों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं मुस्कुराया, धन्यवाद। फिर मैंने कहा, चलिए ओल्ड गांव शहर चलते हैं। उधर शहर में लैंग लिंगर और उसके दोस्त अभी अभी डाउनटाउन पहुंचे थे। लिंगर ने पीछे चल रही लड़की की तरफ मुड़कर पूछा, शियावेई, क्या हुआ? वह फ्री वाला के टीवी कहाँ है जिसके बारे में तुमने बताया था? बाकी लड़कियां भी हैरान थीं। हाँ शियावेई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? सबको महसूस हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। शियावेई की आंखों में झिझक दिखाई दी। क्या उसे सच बता देना चाहिए? लेकिन अगर उसने सब बता दिया तो कहीं लिंगर और बाकी लोग उस शेनान के पास न पहुंच जाएं। ये सोचकर उसने तुरंत सिर हिलाया। सॉरी, मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, इसलिए कि टीवी वाला प्लान भी कैंसिल हो गया। ये सुनकर सभी लड़कियां चौंक गईं। सब उसे दिलासा देने लगीं। लैंग लिंगर ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर कोई बात नहीं, चलो किसी और कराओके में चलते हैं, आज जी भरकर गाएंगे।
उधर लिंग श्याओ के टीवी में चेहरे पर पट्टियां बंधाए शेन शियान चुपचाप शराब पी रहा था। उसी समय के टीवी के फ्रंट डेस्क से लैंगलिंगर और उसके दोस्त हल्की घबराहट के साथ अपने प्राइवेट रूम की ओर बढ़ने लगे।